जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा होगी आज यूपी पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा नजदीक आ रही है दोस्तों। उसका एक डेटा बुक तैयार कराने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इकोनॉमी से रिलेट करते हैं दोस्तों। इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर का डेटा है और बहुत सारा आईएसएफआर का डेटा है और बहुत सारे डेटा इसमें कंपाइल किए जो एग्जाम्स में वो डेटा आप को थोड़ा ना माइनर एक्सप्रेशन दिखाता है, यानी गलती कराने का एहसास दिलाता है। उसी डेटा की चर्चा होगी। क्या क्या है मैं इसमें बता देता हूँ। देखो, महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उद्योग क्षेत्र, आर्थिक समीक्षा 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे है, मतलब उत्तर प्रदेश का आर्थिकी है, उसमें क्या क्या हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज उत्पादन, हालांकि इस पे हम पहले भी एक बार वीडियो बना चुके हैं। और वैश्विक सूचकांक इंडेक्स, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आईएसएफआर जो आपके लिए जरूरी है, 2023 वाला आ चुका है। सो सारे क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट हैं, यहाँ से करीब करीब कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिनिमम क्राइटेरिया है मेरा। 5 से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिनिमम 5 से 6 देखने को मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। 5 to 6 क्वेश्चन मिनिमम, समझ रहे आप। सो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट दीज थिंग्स और इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 5-6 क्वेश्चन मिनिमम बताया मैंने, मिनिमम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सारा डेटा है जो इसमें मैंने बताया वो सब कंपाइल होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाए, मोरल बढ़ाए हमारा यार, प्लीज। इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ये अर्थव्यवस्था, इसकी चर्चा होगी। देखो थोड़ा स्पीड से निकलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। चलो राष्ट्रीय आय की आकलन करते हैं। तो राष्ट्र आय के आकलन में जीडीपी की बात होगी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2025-26 की पहली तिमाही में जो पहला क्वार्टर था उसमें वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर थी दोस्तों 7.8%। कितनी थी? 7.8%। 2024-25 के लिए वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 6.5% दोस्तों। ये वास्तविक रियल किसकी वार्षिक वृद्धि दर की बात हो रही है 24-25 और 25-26। तो 25-26 में 7.8 और 24-25 में 6.5। 6.5 है स्थिर मूल्य पर यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर, जिसका बेस ईयर है 2011-12। क्या है? 2011-12 इसका बेस ईयर है दोस्तों। या और मूल्यों में देखा जाए तो एक क्या है 187.97 लाख करोड़ रुपए। जीडीपी की बात करें, इसका मूल्य वैल्यू की बात करें, अनुमानित वर्तमान मूल्य क्या है वह दोस्तों कितना बताइए? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 3,30,68,000। ये वृद्धि दर है इसकी 9.8%। ये भी याद रखना। जीडीपी जो मूल्यों में है 3,30,000, ठीक है, 3,30,68,000 करोड़ है। 3,30,68,000, 9.8% का वृद्धि दर है। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी की बात करेंगे। जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी या पर कैपिटा इनकम को दिखाता है। 2025 में है लगभग 1,88,892 जो मौजूदा कीमत पर है। कितना पर कैपिटा? जो नेट नेशनल किसको दिखाता है? नेट नेशनल इनकम को दिखाता है दोस्तों। तो 2025 में 1,88,892 याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा डेटा आता है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, पर कैपिटा इनकम ये आता है। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है आपकी पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, जिसे एनएनआई बोलते हैं, ये स्थिर मूल्य पे है, जिसका बेस ईयर है 2011-12, उस पर है 1,14,710 2024-25 के लिए, याद रखना। और 2023-24 पिछले वर्ष का था 1,08,600। ये बात हो रही है पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम वाइज। ठीक है, डॉलर में अगर बात करें तो 2025 में $2,934 2025 के लिए डॉलर में अनुमानित है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, तो डॉलर में है 2,934। शीर्ष राज्य की बात करें तो 2024-25 में जिनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, तो नंबर 1 पे है कर्नाटक, जिसकी कितनी है कर्नाटक की? नंबर 1 पे कर्नाटक है, 2,04,605 रुपए है। ये एनुअली है, 2,04,605 रुपए एनुअल वार्षिक। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2 पर तमिलनाडु। तमिलनाडु की कितनी है? 1,96,309 करोड़ रुपए। नंबर 3 पे हरियाणा, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा 1, 2, 3 और यूपी, इसका यूपी है 50,341 के साथ। तो नंबर 1 पे कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा की है 1,94,285 और यूपी का है 50,341 रुपए पर कैपिटा। देखो कितनी कम है औरों से, करीब करीब 3 गुना 4 गुना, कर्नाटक से 4 गुना कम है, तमिलनाडु से 4 गुना और हरियाणा से भी 4 गुना कम है दोस्तों, समझ रहे हैं? 4 टाइम्स कम है यूपी की पर कैपिटा इनकम, 50,341। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, डोंट अंडरस्टिमेट द डेटा। चलो सकल मूल्य वर्धन पे बात करेंगे, क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन पे 2025-26 में कितना? 6.4% है।
और 2025-26 में मूल्यों पर देखें तो मूल्य के हिसाब से कितना है ये 1,71,87,000 करोड़ रुपए जो स्थिर मूल्य पे कांस्टेंट प्राइस पे। क्रय शक्ति की बात करें, क्रय शक्ति क्षमता क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर भारत का जीडीपी कितना 17 ट्रिलियन 2025 में विश्व में तीसरे स्थान पर, जर्मनी को पीछे छोड़कर, सॉरी जापान को पीछे छोड़कर हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं दोस्तों। पहले पे यूएसए करीब 30 ट्रिलियन डॉलर है, उसके बाद चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर, उसके बाद जर्मनी, ठीक है 5 ट्रिलियन डॉलर, नहीं जर्मनी को बैकअप कर दिया, हम तीसरे पे आ गए। हम 4.6 के साथ हैं और जर्मनी थोड़ा सा स्लाइडली पीछे हमसे, तो हमने जर्मनी को पीछे छोड़ा है। तो 17 ट्रिलियन डॉलर है जीडीपी हमारी, ट्रिपल पी के आधार पर है ये। और ट्रिपल पी पर प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो है $12,130। ट्रिपल पी पर प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है, $12,130 है। IMF 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से $12,130 है ये प्रति व्यक्ति जीडीपी ट्रिपल पी पर। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो बात करते हैं आर्थिक विकास और नियोजन की। बजट का अनुमान जो है 2025-26 का क्या है, उधार के अलावा जो कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय है वो कितना है 34.96 लाख करोड़ रुपए है। क्या है 34.96 लाख करोड़ रुपए है प्राप्तियां, और कुल व्यय है 50.65 लाख करोड़ रुपए, 50.65 लाख करोड़ है। और यही बजट का अनुमान है, कितना है 50,65,345 बजट है दोस्तों। शुद्ध कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपए, सकल बाजार उधारी है 14.82 लाख करोड़ रुपए। ये डेटा बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन है, डोंट मिस इट। वित्त वर्ष 25-26 में 11.21 लाख करोड़ रुपए क्या है, ये आपका वित्त वर्ष में 11.21 लाख करोड़ रुपए, यानी कि जीडीपी का 3.1% पूंजीगत व्यय है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, जो जीडीपी का 3.1% है और 11.21 लाख करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो जो फिस्कल डेफिसिट है इस साल के लिए रिवाइज एस्टिमेट पे वो है 4.8% जीडीपी का। राजस्व घाटा कितना है 1.9% जीडीपी का। आगामी वर्ष जो 2025-26 का बजट है ये 2024-25 का है। 25-26 जो बजट चल रहा है इस साल का उसमें कितना है 4.8 से घटाकर राजकोषीय घाटा 4.4% और राजस्व घाटा कितना है यह 1.5% दोस्तों, जीडीपी का 1.5%। ठीक है, गरीबी की चर्चा करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अत्यंत गरीबी की बात करें 2022-23 में 2.3% यानी कि पीआईबी यानी कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे आधारित है ये डाटा। 2022-23 में कितनी थी गरीबी 2.3% 2022-23 में। ग्रामीण क्षेत्र में थी ये 2 पॉइंट, यहाँ लिखता हूँ बड़ा बड़ा 2.8%। शहरी में थी 1.1%। शहरी में कितनी थी, अर्बन में 1.1। बीते दशक में यानी कि 10 सालों में 171 मिलियन 10 ईयर्स की बात हो रही है 17.1 करोड़ लोग दोस्तों गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकारी योजनाओं को लाभ मिला है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला है, उसका बड़ा योगदान है गरीबी से बाहर लाने में युवाओं को। बहुआयामी यानी मल्टी डायरेक्शनल जो पॉवर्टी की बात करें तो 2019-21 में जो पॉवर्टी 16.4% थी वो कितनी हो गई अब 2023 में 15.5% हो गई है। ये डेटा भी याद रखना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेरोजगारी। अब बेरोजगारी को दिखाएंगे नीले से। अगस्त 2025 का मामला है, क्या है राष्ट्र बेरोजगारी नेशनल बेरोजगारी दर है, एम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% है, पुरुषों में 5% है। महिला की श्रम भागीदार दर कितनी है 33.7%। याद रखना, इसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मासिक बुलेटिन के उसके हिसाब से पीएलएफएस के हिसाब से ये डेटा है। पुरुषों की कितनी है 5%, महिला की श्रम भागीदारी कितनी है, ये है महिलाओं का लेबर रेट पार्टिसिपेशन रेट है विमेंस का, यानी विमेंस लेबर पार्टिसिपेशन रेट है 33.7% महिला में। अप्रैल जून 2025 में औसत दर कितनी थी 5.6% थी। ये बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी प्रमुख क्षेत्रों का योगदान पीआईबी की रिपोर्ट है और ये आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जीडीपी का प्रमुख क्षेत्रों में योगदान देखो ये इंपोर्टेंट है। तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र में बात करेंगे तो यह 16% का योगदान, औद्योगिक क्षेत्र में है 29% का योगदान और सेवा क्षेत्र में है 55%। ये प्राइमरी सेक्टर है, ये टर्सरी सेकेंडरी और ये टर्सरी सेक्टर है। आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो कृषि में जो आर्थिक वृद्धि दर है इकोनॉमिक ग्रोथ है, कृषि में है 3.8%, उद्योग में है 6.2%, सेवा में है 7.2%। समझ रहे हैं, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। पीआईबी और आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बात करेंगे हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 16% रहा, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 29%, सेवा क्षेत्र जो तीसरा सेक्टर है 55%। अब बात करेंगे मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन की। सीपीआई की माने यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर क्या है प्राइस इंडेक्स की बात है, उसके आधार पर जो मुद्रास्फीति है अगस्त 2025 में है 2.07%। अगस्त 2025 में 2.07% है, जुलाई में 1.61% थी
वर्ष की औसत 3 से 4% के बीच में है। ठीक है। WPI की माने तो यह 2025 में 0.52%। दर क्या है इसकी? वर्ष दर वर्ष है, यानी एनुअली है। व्यापार संबंधी आंकड़ों को देखें, कुल निर्यात, एक्सपोर्ट की चर्चा करेंगे यहाँ पर। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट व्यापार और सेवा दोनों को लगाएं तो 824.9 अरब डॉलर है, जो 6.01% की वृद्धि दिखाता है। तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है कितना? 6.01% की वृद्धि दर्शा रहा है। ठीक है। और जो कितना हो गया? 824.9 अरब डॉलर। वस्तु निर्यात की बात करेंगे तो जो वस्तु निर्यात है वो है 437.42 अरब डॉलर का, जो 0.08% की वृद्धि दी। और गैर गैर पेट्रोलियम निर्यात की बात करेंगे वो है 374.08 अरब, 374.08 अरब डॉलर है, जिसमें 6.6% की वृद्धि दिखी गई है। कुल आयात देखते हैं, ये तो हो गया निर्यात। व्यापार और सेवा का कुल आयात हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? इंपोर्ट दोस्तों हमारा कितना है? 915.19 अरब डॉलर है, 915.19 अरब डॉलर है, जिसमें हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है, 6.85% की वृद्धि देखी गई है। व्यापार घाटा देखेंगे तो यह 94.26 अरब डॉलर का व्यापार घाटा। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट कितना है? यह 94.26 अरब डॉलर है 2024-25 के लिए। गैर पेट्रोलियम वस्तु निर्यात कितना है हमारा? जो ऊपर बात हुई है 374.1 अरब डॉलर, 6% की वृद्धि रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई है पहली बार गैर पेट्रोलियम वस्तु निर्यात में। प्रमुख योगदान देने वाली वस्तुओं निर्यात में, हमारे एक्सपोर्ट में हम क्या क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसकी चर्चा करेंगे गाइस। क्या क्या है? इंजीनियरिंग और दवाएं, इंजीनियरिंग और वस्तुएं सबसे ज्यादा कितना है? 116.67 अरब डॉलर की हम इंजीनियरिंग वस्तुएं बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, जो 6.74% की पिछले साल से वृद्धि हुई है। उसके बाद आते हैं मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल पे, जो है 3.47 अरब डॉलर की वैल्यू है, 9.39% की वृद्धि हुई है। प्लास्टिक और यह है लिनोलियम, जो 8.92 अरब डॉलर के हैं, जिसमें 10.32% की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। प्लास्टिक और लिनोलियम में तो सबसे ज्यादा क्या बेचते हैं हम, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? इंजीनियरिंग वस्तुएं, और उसके बाद दवाइयां और फार्मास्यूटिकल वस्तुएं दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर पे गाइस। क्या है ये? डाटा है 2025 का। कृषि आबादी लगभग 46% भारतीय जनसंख्या का आजीविका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखें तो कृषि पर आज भी निर्भर है करीब 46% लोग। कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है लगभग 18%। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अनुमानित बजट जो है 2025-26 के लिए 1,37,756.55 करोड़ रुपए, याद रखना। जो 2013-14 में करीब कितना था? 21,933 करोड़ रुपए था। समझ रहे कितने गुना बढ़ गया? लगाओ, लगाइए, करीब करीब कितना बढ़ गया? 6-7 गुना, 7 गुना के आसपास। समझ रहे? तो कितना? 1,37,756 करोड़ रुपए। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें 2024-25 में कुल अनुमान था जो खाद्यान्न का, फूड उत्पादन का 353.96 मिलियन टन था, और 2013-14 में कितना था? 246.42 मिलियन टन। दलहन की बात करें 2025-26 में रिकॉर्ड दलहन उत्पादन क्षेत्र कवरेज में वृद्धि हुई है। कृषि आय वृद्धि पर बात करें तो विगत दशों में कृषि आय में औसतन 5.23 वार्षिक वृद्धि दिखी है, मतलब सब जगह वृद्धि ही हो रही है। कृषि जोत 2025 की चर्चा करें, क्या है? तो ये है दोस्तों, औसत कृषि जोत आकार है 1.08 हेक्टेयर 2025 में, याद रखना। एवरेज जो कृषि जोत आकार है वह 1.08 हेक्टेयर 2025 में। नेक्स्ट बात करेंगे 2005 में कितना था? 1.23 हेक्टेयर, 2010 में 1.15, 2016 में 1.08, 2047 तक अनुमानित है कि औसत केवल 0.6 हेक्टेयर रह सकता है 2047 तक। कितना? 0.6 हेक्टेयर। छोटी व सीमांत जोतों की हिस्सेदारी कितनी है? 86%, मतलब 86%, 86% किसान जो सिर्फ छोटी व सीमांत किसान है, जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखते हैं, उन्हें कहते हैं छोटे व सीमांत किसान। कुल परिचालन जोतें देखें 2015-16 में कितनी है? लगभग 14.6 करोड़ रुपए। कुल कृषि उत्पादन व वृद्धि देखते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में कितना था? 353.96 मिलियन टन, जो 21.66 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज करता है, और 6.5% अधिक दिखाता है वृद्धि। खरीफ खाद्यान्न देख सकते हो, देख लेना। कृषि का ये देख लेना, कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र की वह 4.6% 2024-25 में। कृषि व सामान्य क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन कितना है? ये 2023 में 30.23 और यह 2024 में 20% के साथ अनुमानित है। आप देखो प्रमुख फसल उत्पादन क्या है। चावल की बात करें, चावल है 135.54 मिलियन टन 2024-25 के लिए। गेहूं है 112.15 मिलियन टन। गन्ना है 442.04 मिलियन टन। दाल है 26.84 मिलियन टन। तिलहन है तिलहन दोस्तों 40.37 मिलियन टन। अब आते हैं बागवानी, हॉर्टिकल्चर 2024-25 में 367.72 मिलियन टन के साथ, और 2023-24 में कितना था?
ये था आपका 351, मतलब बड़ा है, स्लाइटली बड़ा है। अब एमएसपी 2025-26 के लिए एमएसपी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमएसपी, यहां से क्वेश्चन आता है भाई। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सामान्य धान है उसका कितना है 2369, 23 दूनी 23 या 69 कर लो ना, 3 का मल्टीपल ऐसे करके 2 3 6 या 2 3 6 ऐसे कर लो, ठीक है, 2 3 6 और 9, 3 3 9 ऐसे करके। तो धान का कितना है 2369 प्रति कुंटल, गेहूं का कितना है 2425 प्रति कुंटल, मैचिंग में आ जाएगा लगाने को। मक्का का कितना है 2425 रुपए कम है गेहूं से। चना का कितना है 5650 रुपए प्रति कुंटल, अरहर का ज्यादा है 7400 रुपए प्रति कुंटल, मूंग का इससे भी ज्यादा है 8925 रुपए प्रति कुंटल, सरसों का 5650 रुपए प्रति कुंटल है। ये है एमएसपी दोस्तों, ठीक है। एमएसपी लागत की तुलना में न्यूनतम 1.5 गुना है इस समय, ठीक है। सरकार का 2025-26 का कृषि उत्पादन लक्ष्य कितना है 2025-26 के लिए 362.50 मिलियन टन, इन्होंने ये लक्ष्य रखा है। अगर मानसून वगैरह सारी स्थिति सही रही तो वैसे मानसून अच्छा ही रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्या था 353.96, और इतना कितना 362, तो 362 से ये ज्यादा, 362 ज्यादा इस समय 50, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब राज्यवार उत्पादन देख लो, स्टेट के हिसाब से फसल, पहले ये फसलें और राज्य कौन कौन से हैं और उत्पादन कौन कौन सा है, मैं ये इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। अब टाइम टेकिंग की कोई खास काम का नहीं है। चावल में नंबर 1 पर राज्य उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, कई जगह तेलंगाना भी दिखाया गया लेकिन उत्तर प्रदेश ओवरऑल ज्यादा है, याद रखना। तो चावल में कौन है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, याद रखना, गॉट इट। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश तेलंगाना के बाद पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, ठीक है। जल्दी जल्दी गेहूं में उत्पादकता उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, कितने टन है देख लेना, यहाँ पे ज्यादा मत देखो। फिर उसके बाद एमपी, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान। मक्का, सबसे ज्यादा मक्का कहाँ हो रही है, मक्का हो रही है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, याद रखना। जौ सबसे ज्यादा राजस्थान में, जौ कहाँ हो रहा है दोस्तों, सबसे ज्यादा हो रहा है राजस्थान में जौ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जौ होता है, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश में। ज्वार सबसे ज्यादा ज्वार होती है महाराष्ट्र में, कहाँ होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद ज्वार कहाँ होती है कर्नाटक में, फिर राजस्थान में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में। बाजरा के लिए ना कम बारिश की, कम पानी की जरूरत पड़ती है, बाजरा जैसी मिलेट की फसलों के लिए, गॉट इट। उसके बाद बाजरा के राजस्थान का, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ठीक है। रागी सबसे ज्यादा रागी क्या होता है, रागी कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर झारखंड में है। लघु अनाज की बात करेंगे, लघु अनाज, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश। श्री अन्न, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना, श्री अन्न इंपोर्टेंट है, कहां पर हुआ इसकी चर्चा करने वाला है। श्री अन्न ये राजस्थान में सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, फिर कर्नाटक, श्री अन्न में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। अनाज, टोटल अनाज की बात हो रही है, सबसे ज्यादा कहां होता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान और बिहार, ठीक है। ये डेटा है एग्रीकल्चर का, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, कुल दलहन देखेंगे, मध्य प्रदेश कुल दलहन में, फिर महाराष्ट्र ये 54 कुंटल के आसपास है प्रति कुंटल, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। कुल खाद्यान्न में आ जाओ तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न में, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे पंजाब, ऐसे करके याद करो। नंबर 4 पे राजस्थान, नंबर 5 में बिहार। मूंगफली में गुजरात नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 क्या राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश मूंगफली में, नंबर 4 तमिलनाडु, नंबर 5 कर्नाटका। अरंडी का तेल, इसको थोड़ा मिस कर देख लेना, अरंडी वगैरह ये आता नहीं है। तिल पे आ जाओ, तिल में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश। तिल में नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश आ सकता है, ऐसा याद रखना, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं अब, नाइजर सीड, राम तिल, छत्तीसगढ़ नंबर 1, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। सोयाबीन इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश को सरपास करके महाराष्ट्र नंबर 1 बन गया सोयाबीन में, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, राजस्थान नंबर 3, 4 कर्नाटका, नंबर 5 गुजरात सोयाबीन में। सूरजमुखी इसकी बात करने वाले हैं अपन, कर्नाटक नंबर 1 पे सूरजमुखी में, नंबर 2 पे हरियाणा, नंबर 3 पे तेलंगाना, नंबर 4 पे बिहार, नंबर 5 पे उड़ीसा। समझ रहे आप, सूरजमुखी के तेल में। कुल तिलहन में देख लो, ये नंबर 1 राजस्थान, नंबर 1 क्या है राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नंबर 3, गुजरात नंबर 4, उत्तर प्रदेश। कुल तिलहन में नंबर 5। गन्ना इंपोर्टेंट है, गन्ना की चर्चा करेंगे, क्या है गन्ने में, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और नंबर 3 पे कर्नाटका, याद रखना। तो ये 2129 के आसपास, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु। कपास देख लो एक बार, कपास देख लो, कपास में नंबर 1 महाराष्ट्र है, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 राजस्थान। जूट नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 असम, नंबर 4 उड़ीसा। मैस्ता पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देख लेना, मैस्ता वगैरह आता नहीं है।
अब आते हैं बागवानी एवं पशुधन पे, ये समझ गए आप। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर वाले इलाके पे, गॉट इट। देखो बागवानी क्षेत्र यहाँ से क्वेश्चन आता है, 25 की आंकड़ा है। कुल उत्पादन 367.72 मिलियन टन और 2024-25 में दूसरा अग्रिम अनुमान था। फल सबसे ज्यादा होंगे इसमें, नहीं सब्जियां सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। सब्जियां सबसे ज्यादा होती हैं, वेजिटेबल, उसके बाद फल होते हैं नंबर 2 पे 114 कुछ, और अन्य बागवानी जैसे फूल मसाले बागानी ये सब इतने होते हैं। कुल क्षेत्रफल कितना है? 28.9 मिलियन हेक्टेयर है 2023-24 में, तीसरा अग्रिम अनुमान था इसका। उत्पादकता देखो तो इतनी है, जो प्रोडक्टिविटी है फल की है मीट्रिक टन यानी कि पर हेक्टेयर में, तो सब्जियों की ज्यादा है। सब्जियां नंबर 1 पे है यील्डिंग में, हाई प्रोडक्टिविटी में, फल नंबर 2 पे है, और कुल बागवानी उत्पादकता नंबर 3 पर है, हाई प्रोडक्टिविटी। पिछले 10 वर्ष की वृद्धि में देखा जाए तो 280.7 मिलियन टन था 13-14 में, और अब 2024-25 में होगा 367.72 मिलियन टन, 31% की वृद्धि हुई है, याद रखना 31% की। पिछले 10 सालों में करीब करीब 31% की वृद्धि देखी गई है बागवानी फसलों में, ये क्वेश्चन आ सकता है। मिशन योगदान देखो, मिशन योगदान ये क्या है? मिशन योगदान क्या है? मिशन है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके तहत 2014-15 से जुलाई 2025 तक अतिरिक्त 15.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ा गया। मिशन योगदान जो है हॉर्टिकल्चर से, याद रखना मिशन योगदान, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है। बागवानी से राज्यवार उत्पादन देखो, बागवानी से राज्यवार यानी कि स्टेट वाइज, तो कुल कृषि उत्पादन जो है क्रॉप जीवीओ देखेंगे, इसमें अनाज गन्ना आदि के अलावा फल व सब्जियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए जैसे जीवीओ में, जीवीओ समझ रहे हैं, क्रॉप जीवीओ है दोस्तों, कुल कृषि एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है। फल और सब्जियां समूह की हिस्सेदारी लगातार बढ़कर लगभग 52.5% हो गई है। फसल उप क्षेत्र में जैसे मसाले व स्पाइसेस की बात करें, इस समूह में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य बन गया है। कौन? मध्य प्रदेश दोस्तों, कौन सा शीर्ष राज्य बन गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक, मसाले और स्पाइस में नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे गुजरात। सब्जियों में आलू का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। आलू का जीवीओ राशि 2023-24 में लगभग 36.2 हजार करोड़ रुपए हो गई है, जो 2011-12 में 21.3 हजार करोड़ रुपए थी दोस्तों, करीब करीब 1.5 गुना। पशुपालन क्षेत्र देखो 2025 का, पशुधन की 20वीं जनगणना हुई है। गोवंश यानी गाय और भैंस जो गोवंश के हैं वो है 303.76 मिलियन, भेड़ सबसे ज्यादा है 74.26 मिलियन, बकरियां सबसे ज्यादा है 148.88 मिलियन, सुअर 9.06, फिर मुर्गी हैं इतने मिलियन, मुर्गी पक्षी ज्यादा है। मुर्गी जनसंख्या देखो कहां पर है, ये देख सकते हो, दुधारी पशु 6%, ये देख सकते हो, देखना चाहो तो। राज्यवार वृद्धि देखो, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है 23% वृद्धि, फिर तेलंगाना में 22% वृद्धि। कुछ राज्यों में पशुओं की संख्या घटी है। पशुधन आबादी ग्रामीण क्षेत्र में 73%, कुल पशुधन ग्रामीण क्षेत्र में है 73% रूरल एरिया में, याद रखना ये, ठीक है। अब कुछ दूध उत्पादन वगैरह के आंकड़े देखते हैं। 23-24 में 239.30 मिलियन टन था दूध का उत्पादन। प्रति व्यक्ति उपलब्धता याद रखना 471 ग्राम प्रतिदिन है, और जो वैश्विक औसत है वो 329 ग्राम है। कितना? 329। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में जो दूध की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, 471 ग्राम, तभी पहलवान नहीं हो रहे यार हमारे, और ग्लोबल लेवल पे है 329। भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। कितना योगदान है? 24.76% का योगदान है, याद रखना। अंडा उत्पादन की बात देख लो, ये 10% में बढ़ा है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता 103 अंडे आ सकता है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है चाइना के बाद। मांस उत्पादन में देख लो, ऊन उत्पादन में देख लो, राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर, लद्दाख शीर्ष पर, राजस्थान लद्दाख, ठीक है। ये योगदान देख लो। जीबीए में योगदान है 30.23%, और कुल जीबीए में है 5.5। राज्यवार योगदान देखो, दूध उत्पादन में यूपी राज्य शीर्ष पर है, लगभग 16.21% का राज्य उत्पादन करता है। राष्ट्र दूध उत्पादन का हिस्सा है 16.21%। इसके बाद यूपी के बाद राजस्थान 14.51% के बाद 2 नंबर पे, मध्य प्रदेश 8.91% के साथ 3 नंबर पे, गुजरात 7.6% के साथ 4थे नंबर पे, महाराष्ट्र 6.71% के पास 5वें नंबर पर है दूध उत्पादन में। अब अंडा उत्पादन देख लो। अंडा उत्पादन में दोस्तों शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का मामला है। मांस उत्पादन में देख लो, सबसे नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश नंबर 2, महाराष्ट्र नंबर 3, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश नंबर 4 है। ऊन में देख लो, राजस्थान प्रमुख राज्य है, करीब 47 से 48%। राष्ट्र अन्य उत्पादन का, ऊन उत्पादन का 47 से 48%, करीब करीब 50% ऊन उत्पादन का राजस्थान अकेले ही कवर कर लेता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद गुजरात नंबर 3 पे है, ये नंबर 2 पे है। ऊर्जा व खनिज उत्पादन एवं भंडारण के आंकड़े देखो, क्या है ऊर्जा क्षेत्र में, ये वाला आंकड़ा है, ठीक। जून 2025 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता जो 476 गीगावाट है, कुल स्थापित बिजली की क्षमता इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, 476 गीगावाट है, जिसमें सबसे ज्यादा तापीय थर्मल
याद रखना। नंबर 1 पे थर्मल, नंबर 2 पे सौर, ठीक है 110.9 गीगावाट, नंबर 3 पे पवन, ये 3 पे आगे याद रखना 51.3 गीगावाट, ये आ सकती है। तो तापीय कितनी है थर्मल, ठीक है वो कितनी है 240 गीगावाट, सौर है 110.9, पवन 51.3 के साथ नंबर 3 पे, हाइड्रो 48 गीगावाट के साथ नंबर 4 पे, परमाणु 8.8 के साथ 5 पे, और जैव ऊर्जा 11.6 है इसकी जैव ऊर्जा की। तो जैव ऊर्जा नंबर 5 पे आ जानी चाहिए, परमाणु नंबर 6 पे, और लघु जो हाइड्रो है वो कितने 5.1, और जो हाइड्रो है बड़े वाले 48 गीगावाट, और लघु हाइड्रो दे रहे हैं 5.1 गीगावाट। गैर जीवाश्म ईंधन सोर्स की बात करें तो 335.7 गीगावाट, करीब 49% अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं किससे, गैर जीवाश्म ईंधन से, कोयला है, ठीक है कोयला डीजल इस तरीके से कर रहे हैं। और इसमें 226.9 गीगावाट कैसी है, अच्छे, ठीक है गैर जीवाश्म से है, नॉन फॉसिल फ्यूल से, सॉरी, तो 49% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं, नॉन जो जीवाश्म है उससे 235.7 गीगावाट, जो टोटल 49% को दिखाता है, जिसमें से अगर बात करें 226.9 गीगावाट किससे, अच्छे ऊर्जा से। अच्छे में कौन कौन सी आती है, सौर ऊर्जा आती है, पवन ऊर्जा आती है, हाइड्रो वाली, बायोलॉजी जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है वो अच्छे ऊर्जा में आती है। और 8.8 गीगावाट इसमें आती है परमाणु ऊर्जा से। तापीय कोयला आधारित शक्ति अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 50.5%। तो जो थर्मल से है और जो कोयला से आधारित है वो अभी भी सबसे ज्यादा है, 50.5% है, याद रखना। गैर जीवाश्म कितने 49%। बिजली उत्पादन पांचवा मांग की चर्चा करेंगे। 2015-16 में 1118 बिलियन यूनिट की जरूरत थी, जो 2024-25 में कितनी 1824 बिलियन यूनिट की जरूरत है। बिजली की कमी बात करें 2013-14 में 4.2 से घटकर 2024-25 में मात्र रह गई है 0.1% बिजली की कमी, यानी पहले 2013-14 में बिजली की कमी यानी कि लोगों तक बिजली की पहुंच बहुत कम थी, जिसमें जरूरत थी कि भाई 4.2%, अब सिर्फ 0.1% रह गई है बिजली की कमी, कमी बहुत कम कर दी गई है, यानी ये पॉजिटिव साइन है। अप्रैल 2018 में 100% गांव का विद्युतीकरण का टारगेट, जिसमें 2.8 करोड़ से ज्यादा घर ग्रिड से जुड़े हुए हैं। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बात करें 2013-14 में थी 957 किलोवाट आवर, और जो 2023-24 में हो गया 1395 किलोवाट आवर, 45.8% की वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में। क्यों, क्लाइमेट चेंज हो रही है, हीट्स आ रही हैं, लू चल रही है और गर्मी लग रही है, एसी चला रहे हैं लोग। नवीकरणीय ऊर्जा एवं उपलब्धता पर चर्चा करेंगे अब। स्थापित अक्षय ऊर्जा जिसकी मैंने बात की थी, सोलर एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद और तापीय एनर्जी है, सोलर होगी अक्षय ऊर्जा वाली, ये अक्षय ऊर्जा, सौर है, पवन है, हाइड्रो और बायो है, ये है अक्षय ऊर्जा। तो इसमें से 2014 में 76.37 गीगावाट थी, और जो जून 2025 तक का आंकड़ा है 226.79 गीगावाट, करीब करीब अक्षय ऊर्जा में दोस्तों 3 गुना की वृद्धि देखी गई है। सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें 110.9 गीगावाट थी अकेले 2024-25 में, रिकॉर्ड 2024-25 में कितनी 23.83 गीगावाट अकेले रिकॉर्ड जोड़ा गया अकेले 2024-25 में। विश्व में तीसरे स्थान पर है इंडिया, यूएस चाइना के बाद। पवन ऊर्जा की बात करें विंड एनर्जी की 51.3 गीगावाट है, ठीक है, और चौथा विश्व में स्थान चौथा है। जल विद्युत की 48 गीगावाट है, लक्ष्य 2030 तक जल विद्युत को 55 गीगावाट करना, तो 48 गीगावाट से 7 गीगावाट बढ़ाना है 2030 तक, लक्ष्य 55 गीगावाट। जैव ऊर्जा से 11.6 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कुल बिजली का है 22.2%, 2014 में 17.2% था दोस्तों। और नवीकरणीय उत्पादन 2014-15 में कितना है 190.96 बिलियन यूनिट, तो 2024-25 में कितना है 370.65 बिलियन यूनिट। ऊर्जा संरक्षा एवं प्रमुख योजना एवं ग्रीन मिशन। अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 का दोस्तों, कब 2023 में लेके आए, जनवरी 2023 में। 2030 तक है 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य 2030 तक, 5 मिलियन मीट्रिक टन का, और जिसका लक्ष्य रखा गया है इनका, इसका जो आउटले है 19,744 करोड़ रुपए। सौर रूफटॉप यानी कि पीएम सूर्य घर योजना की, इसकी योजना 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास। पीएम कुसुम, ये कृषि डीजलाइजेशन यानी कि डीजल को कम करना है इसका काम, सौर पंप को बढ़ावा देना एवं ग्राउंड माउंटेड संयंत्र बढ़ाना, लगभग 40 गीगावाट का लक्ष्य। सौर पार्क की बात करेंगे, उच्च दक्षता जो पीवी मॉड्यूल है, और पीएलआई योजना के तहत जो पीवी मॉड्यूल पीएलआई स्कीम के तहत है वो सौर पार्क विकसित करना इस योजनाओं में शामिल है। तेल गैस व जैव ईंधन क्षेत्र की बात करेंगे, क्या है आते हैं। अब देखो एलपीजी कनेक्शन कितने हो गए 14.51 करोड़ जो 2014 में थे, अब कितने 2025 में 32.97 कनेक्शन है, 32.97 करोड़ कनेक्शन है एलपीजी, जो 14.51 करोड़ थे 2014 में,
कितने 32.97। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है जो 2016 में बलिया से मोदी जी ने लॉन्च की थी 1 मई 2016 को, उसके तहत 10.33 करोड़ कनेक्शन बढ़े हैं दोस्तों। पीएनजी कनेक्शन की बात करेंगे 0.254 करोड़ है 2014 में, अब 2025 में होगा 1.47 करोड़ रुपए। सीएनजी स्टेशन 738, अब कितने हो गए 7,722 जो 2014 में थे। इथेनॉल सम्मिश्रण की बात करें 2014 में सिर्फ इथेनॉल मिलाया जाता था 1.53%, जो 2025 में मिलाया जा रहा है 18.5%, और अनुमान है 2025-26 में 20% को टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब 2027 तक टारगेट है 28 तक 27% का एथेनॉल मिलाने का पेट्रोल के साथ। लेकिन भाई पेट्रोल के दाम फिर भी नहीं गिर रहे हैं, पता नहीं क्यों। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र क्या है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र स्थापित परमाणु क्षमता 2014 में कितनी थी परमाणु ऊर्जा से? 4,780 मेगावाट, और 2025-26 में कितनी हो गई है? ये हो गया 2025-26 में 8,780 मेगावाट, करीब करीब अप्रोक्स दोगुनी 71% की वृद्धि हुई है। उत्पादन कितना है? 35,592, ठीक है, मिलियन यूनिट है 2024-25 में, और ये 56,681 मिलियन यूनिट है 2024-25 में। 87% प्लांट का लोड फैक्टर क्या है? बड़ा इंक्रीज हुआ है। टिकाऊ हरित एवं ऊर्जा पर्यावरण पे बात करेंगे। भारत ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन व नेट जीरो की मार्ग पर 2070 तक है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक। तो भारत ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन व नेट जीरो की मार्ग पर 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की क्षमता का लक्ष्य है 2070, और कार्बन उत्सर्जन जो है 2025 में अनुमानित है 2.9 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले वर्ष की तुलना में 4% की कमी देखी गई है, किसमें? कार्बन उत्सर्जन में 4% की। अब शीर्ष राज्यों में कुल स्थापित क्षमता देखो, राज्य है, कुल बिजली क्षमता गीगावाट में, सौर क्षमता गीगावाट में, पवन क्षमता गीगावाट में, हाइड्रो या अन्य क्षमता गीगावाट में। तो गुजरात में है दोस्तों कुल बिजली क्षमता सबसे ज्यादा गुजरात में, नंबर 1 पे 64 गीगावाट के साथ, याद रखना नंबर 1 पे। सौर क्षमता है इसकी 18.13 गीगावाट, और पवन क्षमता है इसकी 8 गीगावाट, और हाइड्रो या अन्य है इसकी 15 गीगावाट। समझ रहे हैं? टोटल है 64। नंबर 2 पे इसी कड़ी में महाराष्ट्र, जो 9.88 गीगावाट है इसकी सौर क्षमता, और ये 10.5 गीगावाट इसकी पवन क्षमता, और 11.8 है इसकी हाइड्रो क्षमता। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। राजस्थान नंबर 3 पे है, इसकी 27.64 सौर क्षमता, सबसे ज्यादा राजस्थान में है अभी तक सौर क्षमता। सोलर एनर्जी कितनी है? 27.64 गीगावाट। पवन क्षमता इसकी कम है 6.6 गीगावाट, और हाइड्रो कम है क्योंकि पानी की कमी है उधर। तमिलनाडु है 33 गीगावाट के साथ नंबर 4 पे, 9.7 गीगावाट किससे? सौर क्षमता, 15 गीगावाट है इसकी पवन क्षमता, 6.7 गीगावाट है इसकी हाइड्रो क्षमता। उत्तर प्रदेश की है 28 गीगावाट के साथ नंबर 5 पे, ठीक है, 3.7 गीगावाट है इसकी सौर क्षमता, पवन क्षमता इसकी कम है 0.2 गीगावाट, और हाइड्रो या अन्य इसकी 3 गीगावाट क्षमता दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो गुजरात नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, राजस्थान नंबर 3 यानी बीच में है, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश लास्ट में। ये शीर्ष राज्यों की कुल स्थापित क्षमता का आंकड़ा है। कुछ और चीजें देखते हैं, अन्य संबंधित बात। जो राजस्थान है, भारत में सौर उत्पादन में 27 गीगावाट से अधिक, और कुल राष्ट्रीय सौर उत्पादन का 20% है अकेले राजस्थान में, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें, बिजली खपत व स्थापित क्षमता दोनों में शीर्ष पर है, औद्योगिक उपयोग अधिक है यहाँ पर, इसलिए खपत में भी और स्थापित क्षमता में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पे गुजरात की बात। गुजरात कुल क्षमता में शीर्ष पर है, सौर व पवन दोनों में अग्रणी है नीति व निवेश के चलते, ठीक है। कुल 476 गीगावाट में जब लगभग 50% हिस्सा किसका? गैर जीवाश्म ऊर्जा सोर्स का है, 50%। यह सौर ऊर्जा से, कुछ पवन से, फिर हाइड्रो, परमाणु से। 4 राज्यों की बात करें, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में अच्छा ऊर्जा क्षमता का 50% योगदान है। तो ये आएंगे कौन कौन से? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 कर्नाटक। इनमें अच्छा ऊर्जा का 50% योगदान है। भारत में प्रमुख खनिज उत्पादन की बात करें, पीआईबी की रिपोर्ट है दोस्तों, सो डोंट मिस इट, मिस मत करना इसको। क्या है? कुल उत्पादन में, लोहा इसके उत्पादन में 70% का योगदान है इसका। कितना? 70%। किसका हिस्सा है? 70% लोहा उत्पादन का। 7 टन कुल उत्पादन में 70% हिस्सा किसका? लोहा इसका। वित्त वर्ष 2023-24 में 274 मिलियन मीट्रिक टन था। 24-25 में अप्रैल जनवरी से दोस्तों 3.5 वृद्धि के साथ, 3.5% की वृद्धि के साथ 236 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। 25-26 अप्रैल मई की रिपोर्ट माने तो 53 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 0.6% की वृद्धि दर्शाता है। लोहा इसके उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीज की बात करें, देख लो मैग्नीज में वृद्धि हुई है, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट, सब में, एल्युमिनियम, ये देख लेना सब। अब आते हैं इधर भारत में राज्यवार खनिज उत्पादन या भंडार की बात। खनिज मैंने पहले बता चुका हूं, वैसे शीर्ष राज्य हैं ये, और शीर्ष 5 भंडार यानी कि
भंडार से मतलब है इधर दोस्तों जो रिजर्व है, और उत्पादन ये है प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन है और ये है रिजर्व। कोयला की बात करेंगे तो कोयला में नंबर 1 पे उड़ीसा है। जो उत्पादन, कोयला में उड़ीसा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ नंबर 2, झारखंड नंबर 3, मध्य प्रदेश नंबर 4, तेलंगाना नंबर 5 पे, याद रखना। सॉरी, समझ रहे हैं। तो कोयला नंबर 1, कोयला में दोस्तों नंबर 1 पे उड़ीसा है, कोयला सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में। छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर, झारखंड नंबर 3, ऐसे याद कर लो, ओ सी जे जो भी बना रहा हो। मध्य प्रदेश और तेलंगाना नंबर 4 और 5 पे। और भंडार देखें रिजर्व, तो उड़ीसा में ही सबसे ज्यादा भंडार है, और उसके बाद नंबर 2 पर झारखंड है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है लेकिन यहाँ झारखंड है। रिजर्व उड़ीसा के बाद प्रोडक्शन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ कर रहा है, लेकिन भंडार में झारखंड है। और नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है, और भंडार कर रहा है पश्चिमी बंगाल चौथे पे, और मध्य प्रदेश 5वीं पे। ठीक है, ये है। लोएस्ट की बात करें, आयरन ओर की बात करें, लोएस्ट की बात करें, क्या है? उड़ीसा। देखो कोयला और उड़ीसा में दोनों क्या है, उत्पादन में नंबर 1 पे है उड़ीसा, और नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, दोनों सेम पोजीशन पे है। तो ये क्वेश्चन आता है कोयला और लोएस्ट में, तो नंबर 1 पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ दोनों जगह है। ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर 2 पे भंडार में बात करेंगे तो उड़ीसा झारखंड है, ऊपर भी क्या है, कोयला में उड़ीसा झारखंड, तो दोनों जगह याद रखो। अब लोएस्ट में उत्पादन में नंबर 3 पे है कर्नाटक आ जाएगा, धारवाड़ वाला। 4 पे झारखंड आ जाएगा, 5 पे महाराष्ट्र आ जाएगा। लोएस्ट में 3, 4, 5 पे बदल जाएगा, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटक, झारखंड और महाराष्ट्र। और भंडार में छत्तीसगढ़ 3 पे आ गया, कर्नाटक 4 पे और छत्तीसगढ़ 5 पे। यहाँ भंडार में जो है चौथे नंबर पे कर्नाटक, और यहाँ प्रोडक्शन में है नंबर 3 पे कर्नाटक, लोहे की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे 5वें नंबर पर रिजर्व में, 5वें नंबर पर लोहे के रिजर्व में 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़, और उत्पादन में नंबर 2 पर छत्तीसगढ़। अब आते हैं सोना, गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड में क्या है, कर्नाटक नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर झारखंड है। कर्नाटक और झारखंड नंबर 1, 2 पे है। सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, फिर झारखंड पहुंच जाओ, बिहार के आसपास, फिर नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नीचे आ जाओ, नंबर 4 राजस्थान में, नंबर 5 कोरल। और अगर सोने का वो देखें भंडार, तो नंबर 1 पे कर्नाटक, भंडार सबसे ज्यादा कर्नाटक में रिजर्व, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश है, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 केरला है। ठीक है, यही सारे हैं अदल बदल करके। यूरेनियम की बात करेंगे, यूरेनियम पे आ जाओ। यूरेनियम सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, फिर झारखंड में, फिर मेघालय में। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का जो प्रोडक्शन है हो रहा है नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 मेघालय। और जो भंडार है वो है नंबर 1 आंध्र प्रदेश में भंडार रिजर्व, नंबर 2 पर झारखंड, नंबर 3 पर मेघालय, नंबर 4 पर राजस्थान, नंबर 5 पर कर्नाटक है। डोंट मिस इट दोस्तों। अब आते हैं बॉक्साइट पे। बॉक्साइट की क्या होगी, बॉक्साइट की बात करेंगे। सबसे ज्यादा बॉक्साइट देखो 3 चीजें, लोएस्ट, ठीक है, और कोयला और बॉक्साइट, तीनों उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नंबर 1 पे बॉक्साइट में उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है, फिर गुजरात, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे महाराष्ट्र। और रिजर्व में देखें तो सबसे ज्यादा उड़ीसा, बॉक्साइट जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र में। मैंगनीज की बात करेंगे, मैंगनीज में सबसे ज्यादा मैंगनीज मध्य प्रदेश में दोस्तों, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है। और अगर मैंगनीज के रिजर्व की बात करें तो वह उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र और गोवा आ गए। गोवा नंबर 5 पे है मैंगनीज के रिजर्व में। अब आते हैं जस्ता पे। जस्ते की बात करेंगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रस्ता है, राजस्थान में जस्ता है तो सस्ता है राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर झारखंड है नंबर 3 पे, फिर है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, याद रखना जस्ता उत्तराखंड में ही पाया जाता है। और जस्ते में राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व है, राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड, फिर गुजरात और उत्तराखंड है। अब हीरे की बात करेंगे, हीरे में दोस्तों नंबर 1 पे मध्य प्रदेश पन्ना खान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, दोनों ही प्रदेश हैं, और आंध्र प्रदेश है छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश का भाई है छत्तीसगढ़, तो हीरा हो गया छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश पन्ना, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और जो रिजर्व की बात करेंगे तो नंबर 1 मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों सेम है, फिर उड़ीसा और झारखंड में भी ये हीरे के रिजर्व पाए जाते हैं। अब बात करने वाले हैं तांबे की दोस्तों, किसकी, तांबे की। तांबे में क्या है, तांबा जो है कॉपर सबसे ज्यादा राजस्थान में, नंबर 1 पर राजस्थान है तांबा, फिर झारखंड का प्रोडक्शन है, नंबर 1 राजस्थान प्रोडक्शन करता है तांबे में, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है। और उसकी रिजर्व की बात करें तो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। सबसे ज्यादा जो रिजर्व है राजस्थान में, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश में। संगमरमर पर बात करेंगे तो संगमरमर दोस्तों सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, प्रोडक्शन राजस्थान करता है, फिर उसका पड़ोसी गुजरात, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। और अगर उसकी बात करें रिजर्व की बात करें तो राजस्थान, गुजरात एज इट इज है, और मध्य प्रदेश तक एज इट इज है, फिर आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है। बेरिट की बात करें, बेरिट देख लेना क्या है, तो बेरिट आंध्र प्रदेश में है, फिर राजस्थान में, फिर कर्नाटक में, और यहाँ सिर्फ आंध्र प्रदेश में रिजर्व है। क्रोमाइट उड़ीसा में पाया जाता है, यहाँ उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, याद रखना। तो क्रोमाइट का प्रोडक्शन सिर्फ उड़ीसा करता है, याद रखना, क्रोमाइट जो स्टील बनाने में काम आता है। और जो रिजर्व है वो उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड में, पर वहां पर क्या है ना, मणिपुर नागालैंड में दोस्तों प्रोडक्शन के लिए अभी चीजें नहीं है एस्टेब्लिश, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। अब आ जाओ खनिज,
वही उत्पादन। अब देशवार वर्ल्ड की बात हो रही है, ग्लोबली ये 5 भंडार। कोयला में नंबर 1 पे चीन, याद रखना, कोयला में नंबर 1 पे चीन है, फिर भारत है, नंबर 2 पे फिर अमेरिका, नंबर 3 पे फिर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 इंडोनेशिया, 5 पे। कोयला में नंबर 1 पे चीन है, भारत, अमेरिका नंबर 2 3 पे, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया चौथे 5 पे। नंबर 1 रिजर्व की बात करेंगे, रिजर्व में क्या है, रिजर्व में दोस्तों नंबर 1 पे अमेरिका है, रिजर्व में कोयला में सबसे ज्यादा रिजर्व में अमेरिका नंबर 1 पे, नंबर 2 रूस में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कमचटका वगैरह है आर्कटिक के उधर नीचे वाला इलाका, फिर ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है, पश्चिमी वाला इलाका, फिर चीन है, सिंजाइंग वगैरह इलाका, और फिर भारत 5वां है। तो भंडार के मामले में भारत जो है कोयला में 5वें स्थान पर है और उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर। लौह अयस्क की चर्चा करेंगे तो लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, आयरन ओर में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर ब्राजील करता है, फिर चाइना, यानी कि एबीसी लगा लो ऐसे इनमें, लोहे में एबीसी हो गया, ठीक है, एबीसी ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी फिर चाइना। फिर नंबर 4 पे इंडिया और 5 पे रसिया। नंबर 4 पे लोहा जो है नंबर 4 पे हमारे यहाँ प्रोड्यूस किया था, रसिया नंबर 5 पे। और वही रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में क्या है, रिजर्व में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में रिजर्व है और ब्राजील एज इट इज दोनों, ऑस्ट्रेलिया ब्राजील में रिजर्व सबसे ज्यादा है और भंडारण भी उत्पादन भी ये दोनों सबसे ज्यादा कर रहे हैं। रूस और चीन भारत 3 नंबर पे है, 5वें पे। यहाँ लोह अयस्क में जो है उसके प्रोडक्शन में भारत चौथे नंबर पे है और भंडारण में 5वें नंबर पे है, और तीसरे चौथे पे रूस और चीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सोना की, बात कर रहे हैं सोना सबसे ज्यादा चीन और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 2 पे, बीच में रूस है, उसके बाद कनाडा और अमेरिका करते हैं, यानी कि चीन ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, सोना, नंबर बीच में रूस आ जाएगा, वो तीसरे नंबर पर, कनाडा और अमेरिका चौथे 5वें पे। अगर वही बात करें भंडारण की तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा भंडारण रखता है, फिर रूस के पास है, ये कर नहीं पा रहे हैं, इनको क्या है प्रोडक्शन नहीं कर पाए, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और रूस नंबर 2 पर, दक्षिण अफ्रीका नंबर 3, अमेरिका 4 और इंडोनेशिया में भी 5वें नंबर पर है दोस्तों। अब यूरेनियम की बात करेंगे, इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कजाकिस्तान नंबर 1 पे सबसे ज्यादा यूरेनियम का जो प्रोडक्शन अब कर रहा है भाई कजाकिस्तान, मिस मत करना। नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पे नामीबिया, नंबर 5 पे नाइजर है, अफ्रीकन कंट्री में है, सो डोंट अंडरस्टिमेट। तो यूरेनियम का जो है नंबर 1 पे कजाकिस्तान है, नंबर 2 पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 और नामीबिया जो है अफ्रीका का कंट्री 4, नंबर 4 पे नामीबिया, नंबर 5 पे नाइजर। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी रिजर्व की, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रिजर्व में और कजाकिस्तान प्रोडक्शन में। कजाकिस्तान नंबर 2 पे है रिजर्व में, लेकिन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। कनाडा नंबर 3 पे है रिजर्व में, पर प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है। रूस नंबर 4 पे है रिजर्व में, नामीबिया नंबर 5 पे है, और यहाँ नंबर 4 पे है प्रोडक्शन में नामीबिया, याद रखना यूरेनियम की, ठीक है। अब आते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे गिनी, नंबर 3 चीन ब्राजील और नंबर 5 पे भारत। भारत 5वें नंबर पे है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में। तो नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया है, फिर गिनी, फिर चीन है, इसको भी याद रखो, एजीसी कर लो इसको, फिर ब्राजील और भारत को छोड़ दो नंबर 4 5 पे। लेकिन वहीं अगर बात करें भंडारण रिजर्व की तो गिनी नंबर 1 पे है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे, वियतनाम और ब्राजील और जमैका 3 4 5 पे। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट में दोस्तों गिनी नंबर 1 पे है रिजर्व में और ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में नंबर 1 पे। गिनी नंबर 2 पे है उत्पादन में, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है रिजर्व में, चीन नंबर 3 पे उत्पादन में और वियतनाम नंबर 3 पर है रिजर्व में, और ब्राजील नंबर 4 पर है उत्पादन में और ब्राजील नंबर 4 पे ही है रिजर्व में भंडारण में, और भारत जो है नंबर 5 पे है किसमें, बॉक्साइट के उत्पादन में, पर जमैका है इसमें नंबर 5 पे रिजर्व में। मैंगनीज देख लो दोस्तों, मैंगनीज नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, चीन, गैबन, भारत, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा भंडारण है, फिर यूक्रेन, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया है। मैंगनीज की बात कर रहा हूँ, जस्ता देख लेना, चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या है भंडारण है, फिर चीन है, फिर पेरू, फिर भारत, मैक्सिको। हीरा देखते हैं, हीरा सबसे ज्यादा भंडारण और प्रोडक्शन करता है रूस, नंबर 2 पे बोत्सवाना, नंबर 3 पे कनाडा, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 पे डीआरसी यानी कॉन्गो। लेकिन भंडारण भी कहाँ देखो, सबसे ज्यादा भंडारण भी दोस्तों कहाँ पर है, रूस में, उसके बाद बोत्सवाना में, फिर डीआरसी में, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर कनाडा। यानी कि जो नंबर 3 पे कनाडा प्रोडक्शन में है और नंबर 5 पे भंडारण में कनाडा, किसके, हीरा के उत्पादन में। अब आते हैं तांबे पे। तांबा सबसे ज्यादा दोस्तों चिली और पेरू में है, फिर चीन बीच में आ गया, अमेरिका और कॉन्गो आ गई, और चीन और ऑस्ट्रेलिया, और उसमें बात करें भंडारण में चिली और ऑस्ट्रेलिया है, पेरू बीच में आ गया, रूस और मैक्सिको चौथे 5वें पे है, किसमें, भंडारण में। संगमरमर की बात करेंगे तो इटली का जो संगमरमर के इटालियन देखा ना, इटालियन संगमरमर है, तो इटली नंबर 1 पे है, फिर चीन है संगमरमर में नंबर 2, 3 नंबर तुर्की, नंबर 4 भारत, नंबर 5 है स्पेन। तो इटली, चीन, तुर्की, भारत और स्पेन 4 5 पे, इटली, तुर्की, चीन, ग्रीस, भारत 5 पे, यानी कि यहाँ प्रोडक्शन में भारत 4 पे है संगमरमर के, लेकिन रिजर्व में 5 पर है। बेरिट देखना, बेरिट सबसे ज्यादा भारत में, फिर चीन और मोरक्को में, इसलिए देखना जरूरी है। बेरिट सबसे ज्यादा भारत, फिर उसके बाद चीन और मोरक्को में है, लेकिन जो भंडारण है वो सबसे ज्यादा चीन और कजाकिस्तान और भारत में। क्रोमाइट देख लो, क्रोमाइट सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में, आइस के
उसके बाद कजाकिस्तान, नंबर 3 पे भारत और 4 पे तुर्की। समझ रहे हैं आप, 3 पे है क्रोमाइट के मामले में भारत, कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा भंडारण है, फिर दक्षिण अफ्रीका में नंबर 3 पे भंडारण है क्रोमाइट के भारत में। भाई ये हो गया आपका खत्म डेटा माइनिंग का। अब आते हैं किस पर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्या है, देखो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों, जो एमएमआर है क्या है, मातृ स्वास्थ्य क्षेत्र की बात, मातृ मृत्यु दर एमएमआर, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2014-16 में था, 2000 कितना 2014-16 में के आसपास था 130, 2019-21 में हुआ 93 प्रति लाख पे होता है। अब हो गया भाई साहब एसआरएस की रिपोर्ट है 88, 88 याद रखना, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो जो आईएमआर था, जो कितना शिशु, वैसे मैंने इसकी रिपोर्ट बनाई है नई वाली, एसआरएस का डाटा दिया है, ये थोड़ा पुराना है। तो आईएमआर कितना हो गया, 2021 में था 39, अब 27 हो गया। समझ रहे हैं। स्वास्थ्य पर खर्च 2022 में था 9.04 लाख करोड़, जो जीडीपी का 3.5% था। प्रति व्यक्ति खर्च था 6,602 रुपए। अब सरकारी हिस्सा कुल खर्च का 48% होता है जीडीपी का। अब राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, जहां से क्वेश्चन आते हैं और आए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी किया था ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, कौन जारी करता है, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एफएचआई फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 भारतीय राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। किसका, आर्थिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। यह सूचकांक 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का तुलनात्मक विश्लेषण, जो देश की जीडीपी का 90% से अधिक हिस्सा है। 18 राज्यों में देश की जीडीपी का 90% से अधिक हिस्सा है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की बात करते हैं, उड़ीसा 67.8 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, नंबर 2, ये नंबर 1 छत्तीसगढ़ का जो स्कोर है 55.2 है। नंबर 3 पे गोवा है, नंबर 3 53.6 के साथ। नंबर 4 पे झारखंड और गुजरात 5वीं पर है, याद रखना। तो पूछ सकता है उड़ीसा 67.8 के साथ नंबर 1, छत्तीसगढ़ 55.2 के साथ नंबर 2, गोवा नंबर 3 53.6 के साथ, झारखंड और गुजरात चौथे 5वें पे। चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों की बात करें तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल को ऋण प्रबंधन व राजकोषीय घाटे में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियों का सामना कौन कौन कर रहा है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। क्षेत्रवार विश्लेषण की बात करें तो उड़ीसा ने ऋण सूचकांक 99 और ऋण स्थिरता 64 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो क्षेत्रवार उड़ीसा में सबसे ज्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ और गोवा ने क्रम से ऋण प्रबंधन और राजस्व संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया। ठीक है, नीतिगत देखें, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। ऋण प्रबंधन रणनीतियों को मजबूत करना जरूरी है। अब आते हैं शिक्षा क्षेत्र पे। क्या है शिक्षा क्षेत्र, भारत का स्कूली शिक्षा तंत्र 24.8 करोड़ विद्यार्थियों के साथ 14.72 लाख स्कूल है, 98 लाख शिक्षकों को सेवा देता है। उड़सी प्लस की रिपोर्ट है ये देख लेना। सरकारी स्कूलों में अगर देखा जाए 69% हिस्सा, 50% विद्यार्थी और 51% शिक्षक हैं। ठीक है, सरकारी स्कूलों में कुल हिस्सा कितना, 69% हिस्सा है। 69% जो है बच्चे स्कूलों में सरकारी में जा रहे हैं, तो इसमें 50% विद्यार्थी हैं और 51% शिक्षक हैं। निजी स्कूलों में ये 22.5% है। निजी स्कूल का हिस्सा कितना है, 22.5%। 32.6 विद्यार्थी इसमें जा रहे हैं, 38% शिक्षक प्राइवेट में। प्राथमिक स्तर पर नामांकन कितना दर है, 93% के करीब है। उच्च प्राथमिक में 77.4 है, ये देख लेना। उच्च माध्यमिक में इतना है। शिक्षक छात्र अनुपात देख लो, 42:1। पूर्व में जो सुधरकर अब 24.1 हो गया, यानी 24 बच्चों पर एक छात्र, पहले 42 छात्रों पर एक टीचर होता था दोस्तों। ठीक है, अलग अलग स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की उपलब्धता 30% पूर्व से बढ़कर 91% हो गया। बिजली की उपलब्धता 20% से 86% हो गई है। और भी देख लो, उच्च शिक्षण संस्थान आईआईटी की संख्या हो गई 23, आईआईएम हो गए 20, आईआईटी कितने 23, आईएम हो गए 20 और विश्वविद्यालय हो गए 1213, मेडिकल कॉलेज हो गए 780। राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य क्या है, 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% तक पहुंचाना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर 2030 तक कितना है, 100% तक पहुंचाना, 100% तक। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% जीईआर का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में यानी कि 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य बनाया हुआ है दोस्तों इसमें। ठीक है, वैसे आईएसएफ पर हमने एक जगह कराया, लेकिन दोबारा यहाँ करा देते हैं, रिपीट रिवीजन हो जाएगा। आईएसएफ पर 2023 का देश का कुल वन, और देश की बात हो रही है, वन और वृक्षावन कितना है, 8,27,357, 827 और 357 याद रखो। जो भौगोलिक क्षेत्र का जियोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो कितना 21.76%, 7,15,000 के आसपास। और ट्री कवर की बात करें 3.41% है। स्क्रब की बात करें तो 1.33% है और एरिया वाइज 43,623 है। वृद्धि और घटाव 2021 की तुलना में माने तो 1448 इतनी कम की वृद्धि हुई है। कितने, 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 2023 में। समझ रहे हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई है। जो फॉरेस्ट कवर है दोस्तों,
फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि हुई है? 156.41 वर्ग किलोमीटर की। और ट्री कवर में कितनी वृद्धि हुई है? 1289.40। तो ट्री कवर में ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। सर्वाधिक वृद्धि वन और वृक्षावरण दोनों की, यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर की कहाँ हुई है? तो नंबर 1 पे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ है, जिसमें नंबर 1 पे 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, जिसमें वृद्धि हुई है 559 पॉइंट कुछ है, 5 1 के आसपास है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश में 559 पॉइंट कुछ वृद्धि हुई है, नंबर 2 पे। उड़ीसा नंबर 3 पे, इसी के समकुछ है, थोड़ा सा कम है। तो उड़ीसा है 559 वर्ग किलोमीटर के साथ नंबर 3 पे। राजस्थान नंबर 4 पे 394 वर्ग किलोमीटर। तो नंबर 1 छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, नंबर 2 उत्तर प्रदेश 559, नंबर 3 उड़ीसा 559, नंबर 4 राजस्थान 394। सर्वाधिक वृद्धि देखो वन आवरण में, मतलब ट्री कवर में, नहीं फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट कवर में। तो सबसे ज्यादा जो वन आवरण में हुई है वो है मिजोरम में। कलर चेंज कर लेते हैं। मिजोरम में हुआ 242, याद रखना मिजोरम, यहाँ मिजोरम में हुई है 242 वर्ग किलोमीटर की। नंबर 2 पे गुजरात 180, नंबर 2 पे क्या है? गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 पे उड़ीसा 152 वर्ग किलोमीटर। नंबर 4, नंबर 3 था एमजू, याद रखो। यह मिजोरम में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि 242 के आसपास, गुजरात में 180 और उड़ीसा में 152। सर्वाधिक कमी देखो, ये वृद्धि हुई कमी, सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई है? सबसे ज्यादा कमी भी मध्य प्रदेश में हुई है दोस्तों, नहीं ये मिजोरम में, मध्य प्रदेश नहीं। मिजोरम में हुई है 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी। उसके बाद कर्नाटक में 459.36 वर्ग किलोमीटर। फिर लद्दाख में MKL है कमी वाले, यानी कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख 612.6141, मतलब मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में 459.36 और लद्दाख में 159.26। अच्छा नागालैंड और बचा इधर, नागालैंड में हुई है 125.22 वर्ग किलोमीटर की कमी। ये कमी दिखी गई है किसमें? MKLN में, समझ रहे आप? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड में कमी दिखी है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। कार्बन स्टॉक और बांस देखो, भारतीय वनों में अनुमानित कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन। देश में कार्बन सिंक कितना है? 30.43 बिलियन टन है कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट, जो 2005 के बाद 2.29 बिलियन टन की वृद्धि हुई है। बांस आधारित क्षेत्र देखेंगे तो यह 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। अधिकतम है बांस मध्य प्रदेश में नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश में नंबर 2, महाराष्ट्र में नंबर 3, उड़ीसा में नंबर 4। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा 1 2 3 4 पर है। वन अग्नि, यानी जो वन में आग लगती है उसके आधार देखेंगे। 2023-24 में वन अग्नि हॉटस्पॉट की घटनाएं 2,03,544 क्या की है? रिकॉर्ड की गई है, जो 2021-22 से के हिसाब से कम है। यानी कि अगर देखा जाए तो 2023-24 में कम आग लगी है वनों में। सरकारी योजना ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है, संयुक्त वन प्रबंधन समिति है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, वन सीमाओं का डिजिटलीकरण किया जाता है, मैंग्रोव व आर्द्र भूमि को संरक्षण किया जाता है, और कृषि वन की। ये ISFR का 18वां संस्करण था, हर 2 साल में आती है, 21 के बाद अब आई है हर 2 साल में। द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 1987 से जारी की जाती है, और देहरादून के द्वारा, दोस्तों देहरादून में जो है उसके द्वारा। अब बात करते हैं सरकारी योजना पे, वेरी इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से, ये मैचिंग में आएंगी कि कब कौन सी लागू हुई और क्रोनोलॉजी में पूछने को आ जाएंगी। नंबर 1, ये योजना दे रखी है, यहाँ तिथि और यहाँ उद्देश्य उनका क्या है। आयुष्मान भारत को 2018 में, आयुष्मान भारत 1 जून शायद 10 जून 2018 को लॉन्च की गई थी, 2018 में, ठीक है। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कराएगी ये। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों 2014 में लॉन्च किया गया, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करेगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में गर्भवती महिलाओं का आर्थिक सहयोग करेगी। अब आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे, 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन, ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सुधार की बात करता है ये। वित्त ये थी स्वास्थ्य मंत्रालय की, सॉरी पूछ सकता है वो। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये लॉन्च किया। आयुष्मान भारत 18 में, मिशन इंद्रधनुष 2014 में, और ये 17 में, और ये 5 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब था? नेशनल हेल्थ मिशन 2005 का, ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सुधार की बात करेगा। अब आते हैं वित्त मंत्रालय की योजना पे, इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंस मिनिस्ट्री की है 2014 में, सभी को बैंकिंग सुविधा है, करीब 95 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में, जनधन 2014 में, और ये मुद्रा वाली 2015 में छोटे व्यवसाय को ऋण प्रोवाइड कराएगी। अटल पेंशन योजना 2015 में, अब जो 2015 में कंप्लीट हुई है ना, वो 10 साल कंप्लीट कर चुकी है 2025 में। हालांकि जो 2014 वाली है वो तो पहले ही 2024 में कर चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन, ये दोनों 10 साल कंप्लीट कर चुकी हैं। और अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये क्या 2015 में ये भी 10 ईयर कंप्लीट कर चुकी है। इसमें जीवन बीमा में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। वहीं एक और है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, इसमें भी दुर्घटना बीमा है सुरक्षा में, ये भी इसको 10 ईयर कंप्लीट हो गए, ये भी दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक का। तो ये थी वित्त मंत्रालय की योजना। अब बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय की। शिक्षा मंत्रालय की योजना की बात करेंगे।
सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान ऐसे बोलते हैं। 2001 में प्राइमरी शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, ये 2001 में आया था सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में, कौन सा? राष्ट्रीय नेशनल हाई एजुकेशन अभियान, ठीक है, 2013 में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 में, उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील 1995 में आई, छात्रों को पौष्टिक भोजन के लिए। विद्या लक्ष्मी पोर्टल 2015 में आया था, शैक्षणिक ऋण एवं एक पोर्टल द्वारा शैक्षणिक ऋण प्रोवाइड होगा एक पोर्टल पर, विद्या लक्ष्मी पोर्टल दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय की योजना चारों। अब आते हैं ग्रामीण आवास मंत्रालय की योजना, क्या है ये? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PGSY, ग्रामीण सड़कों का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में 10 साल कंप्लीट हो गए सभी के लिए आवास। इंदिरा आवास योजना 1985, याद रखना इंदिरा आवास योजना आती है, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास। दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में, कौशल रोजगार व स्वावलंबन के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ ग्रामीण एवं आवास मंत्रालय की योजना है दोस्तों। अब आ जाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पे, इसकी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में, माताओं को आर्थिक सहायता। प्रेरणा योजना 2011 में, बालिका शिक्षा के लिए प्रेरणा वाली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, बालिका के अधिकार के लिए। समेकित बाल विकास सेवा 1975 में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास सेवा 1975 में, बच्चों का पोषण एवं विकास से उद्देशित है ये योजना, महिला एवं बाल विकास योजना। अब आते हैं कृषि पशुपालन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि 2019 किसानों को वार्षिक सहायता देगी 6,000 रुपए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, फसल बीमा से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। ये थी कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब आता हूं नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय कृषक विकास योजना, याद रखना 2007 में, कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए राष्ट्रीय कृषक विकास योजना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान PM कुसुम 2019 में, सोलर ऊर्जा किसानों के लिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। अब आते हैं सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय पे भैया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, क्या है? नेशनल सोशल क्या है असिस्टेंस प्रोग्राम है ये, याद रखना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता और कार्यक्रम है 1995 में। वृद्ध निर्धन विधवा दिव्यांगों को भत्ता प्रोवाइड कराएगी, उनको एक तरह की पेंशन प्रोवाइड कराएगी। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 1999 में, दिव्यांग जन हेतु सहयोग। स्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज 2021 की योजना है। पुनर्वास एवं डॉक्यूमेंटेशन कौशल विकास से रिलेटेड है। श्रम मंत्रालय की योजना की बात करेंगे, राष्ट्र कैरियर सेवा योजना 2015 की है, रोजगार खोज सहायता से रिलेटेड है 2015 की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इंपोर्टेंट है 2019 की है। असंगठित श्रमिकों के लिए अनऑर्गेनाइज जो श्रमिक हैं लेबर है उसके लिए पेंशन है। अब आ जाओ ऊपर, ऊपर क्या है? जल संसाधन एवं स्वच्छता मंत्रालय दोस्तों, जल मिशन, ये जल संसाधन स्वच्छता मंत्रालय की है। जल जीवन मिशन 2019 में, हर घर जल आपूर्ति 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अब नमामि गंगे 2014 में, गंगा सफाई अभियान था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण से है। अब कुछ नवीन योजना इनकी चर्चा कर लो 2024-25 वाली, इसलिए जरूरी है, मैचिंग में आ रही हैं। विकसित भारत 2047 नीति आयोग की योजना है, विकसित भारत 2047 नीति आयोग और विभिन्न डिपार्टमेंट की योजना 2024 में लॉन्च हुई। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, विकसित भारत 2047 2024 में हुई या 25 में नहीं। PM मित्र पार्क, ये वस्त्र मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की योजना है दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय की है, 2023 की योजना है। PM मित्र पार्क 2023 में, ठीक है। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरल पार्क बनाना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसकी है? अक्षय ऊर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की है, 2024 में। 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया इस योजना को। 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली और 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड करना इनका लक्ष्य है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाओ, अग्निपथ योजना दोस्तों रक्षा मंत्रालय की है, 2022 आई, याद रखना 2022 में। अल्पकालिक सैन्य भर्ती है 4 साल के लिए अग्निवीर। पोषण 2.0, याद रखना, पोषण 2.0 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है, 2021। पोषण बाल विकास एवं बाल स्वास्थ्य सुधार के लिए। PM स्वनिधि शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2020 में आई। शहरी फेरी वाले जो हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए 2020 में PM स्वनिधि शहरी विकास योजना मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के तहत ये योजना जो दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए लॉन्च की गई थी, PM स्वनिधि। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। तो भाई ये हो गई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इकोनॉमी के कुछ और चीजों पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं जो इकोनॉमी के लिए इंपोर्टेंट है। यहां से आगे ये पूरा डेटे वाला कंप्लीट हो गया। अब डेटा से आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे
जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो जरूर देखने का, मैं वैसे लास्ट में ही बता रहा हूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो दोस्तों। यहां से कम 4 5 6 7 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। एग्जामिनर का कोई माइंडसेट का नहीं बताया। सो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, प्लीज जरूर कर दें, वरना एग्जाम आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। हालांकि मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं क्योंकि यहां से आएंगे बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो इकोनॉमी की कुछ चीजों पर चर्चा करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड। गॉट इट? ठीक है, तो अब तक हो गया डेटा दोस्तों। अब बात करेंगे प्रॉपर फुल ऑन इकोनॉमी की। बहुत इंपोर्टेंट है ये इकोनॉमी का चैप्टर, बहुत ही ज्यादा। देखो फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट्स की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, इकोनॉमी में चलो क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करेंगे। पंचवर्षीय योजना है, इनकी चर्चा करने वाले हैं अपन। क्या है पंचवर्षीय योजना? तो योजना है और इसकी अवधि है और संबंधित तथ्य कुछ फैक्ट हैं जिसकी बात करने वाले अपन। क्या है? प्रथम जो है योजना, पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक शुरू हुई। बड़ा कर दूं क्या? चलो ऐसे बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगेगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 से 56 तक। मॉडल नाम था उसका, उनका नाम था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर नाम से कृषि में प्राथमिकता यानी कि प्राइमरी जो एग्रीकल्चर है उसमें प्राथमिकता दी गई। उसी योजना में पहली वाली में भाखड़ा नागल बांध और डीवीसी और ब्यास परियोजना दोस्तों। ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है डीवीसी का मतलब। आप कह रहे हैं डीवीसी क्या है? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और ब्यास परियोजना पहली वाली योजना में ही लागू की गई थी दोस्तों। अब आते हैं द्वितीय योजना पे, जो 1956-61 से, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। मॉडल था पीसी महालनोबिस। क्या नाम है? पीसी महालनोबिस एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे। भारी उद्योग एवं औद्योगिक उत्पादन से रिलेटेड है। भारी उद्योग एवं औद्योगिक उत्पादन से रिलेटेड है ये योजना। तृतीय योजना पे बात करेंगे 1961 से 66। याद रखना एक एक चीज बहुत जरूरी है। ये खाद्यान्न उत्पादन और आत्मनिर्भरता दोस्तों, सेल्फ सफिशिएंट बनाने का, रोजगार अवसरों में वृद्धि करने का, असमानता में कमी लाने का था। अब 1966 से 69 3 साल का 3 इयर्स का अवकाश रखा गया, यानी योजना का अवकाश रखा गया। नेक्स्ट बात करेंगे चतुर्थ पे आएंगे 69 से 74। मॉडल था चौथे वाला डीआर गॉडगिल। कृषि की वृद्धि दर सर्वाधिक थी इस योजना में, चतुर्थ वाली में। और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था इसी में 70-71 के आसपास आई है। अब बात करेंगे पंचम योजना 1974 से 78। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका विषय था। क्या? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। 4 वर्षीय थी योजना, 4 साल तक, और 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसी चतुर्थ यानी पंचम वाली योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? लागू किया था। उसी के बाद एक रोलिंग प्लान आया, इसे अनवरत योजना कहते हैं। 78 से 80 तक गुन्नार मेडल मॉडल कहते हैं इसको। 1978 से 80 तक गुन्नार मेडल मॉडल आया। नेक्स्ट बात करते हैं षष्ठ योजना थी, षष्ठ यानी कि छठी, 1980 से 85। गरीबी उन्मूलन व रोजगार योजना थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया। गरीबी हटाओ को नारा दिया गया। कौन सा था? गरीबी उन्मूलन व रोजगार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गरीबी हटाओ नारा दिया गया इस छठी योजना में। षष्ठ मतलब सिक्स वाली। सप्तम योजना दोस्तों 1985 से 90। मॉडल था डब्ल्यू मिलर मॉडल। भोजन, काम और उत्पादन पर ध्यान दिया गया। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई। कौन सी? जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो अब आते हैं फिर योजना अवकाश 1990 से, देखो दिख रहा होगा बहुत इंपोर्टेंट है। योजना अवकाश हुआ 1990 से 92 के बीच में। क्या हुआ? योजना अवकाश 90 से 92 तक हो चुका था। याद रखना ये डेट्स। अष्टम यानी कि 8वीं योजना कौन सी थी? 8वीं अष्टम। 92 से 97 के बीच में मानव संसाधन विकास और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन पे। अब आई नवम योजना 1997 से 2002। कृषि एवं ग्रामीण विकास इसका थीम थी। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना इसका काम था, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। नवी योजना में याद रखना 10वीं योजना 2002 से 7 तक। उपभोग स्तर में वृद्धि, जीवन गुणवत्ता में बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि करना। यानी कि 10वीं योजना में 2002 से 7 तक उपभोग स्तर में वृद्धि हुई, जीवन गुणवत्ता बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि इंक्लूसिव ग्रोथ की चर्चा हुई इस 10वीं योजना में। अब 11वीं पर चर्चा करेंगे 2007 से 12। शिक्षा की गुणवत्ता व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना, बहुमुखी लक्ष्य रखे गए इस योजना में। 12वीं योजना की बात करेंगे, क्या है? 2012 से 17 दोस्तों, तीव्र सतत एवं समावेशी विकास पर चर्चा हुई। 12वीं में क्या था? 12 से 17 और ये थी तीव्र, फास्टर एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पर योजना थी 12वीं। 12वीं योजना के साथ सरकार ने क्या किया? 17 के बाद ये पंचवर्षीय योजनाओं को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कुछ और इंपोर्टेंट डेटा है आपके लिए। क्या है? प्रमुख संस्थान है आर्थिक संस्थान व उनके
स्थापना वर्ष है जो इंपोर्टेंट है, कलर चेंज करते हैं। देखो एनएसएसओ यानी कि राष्ट्रीय प्रत्यदर्श सर्वेक्षण संस्थान, जो क्या है बहुत सारे डेटा देता है आपको। एनएसएसओ इकट्ठा करता है, डेटा कलेक्ट और बताता है। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1950 में। सीएसओ हुआ 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसएसओ और सीएसओ को विलय कर दिया 2019 में। ये डेट इंपोर्टेंट है। एनएसएसओ और सीएसओ का विलय हुआ 2019 में। और आईएफसीआई जिसे बोलते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 1948 में। आईसीआईसी भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, ये 1955 में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई 1964। आईडीबीआई 1964। ये याद रखना, आती है मैचिंग करने के लिए दोस्तों, ठीक है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, ये था औद्योगिक विकास बैंक, ये निवेश बैंक 1971। नाबार्ड, नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड का कौन सा दिवस मनाया गया बताइए? 44वां। कौन सा? 44वां। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक जिसे कहते हैं सिडबी, 1990 में। कहां पर? 12 अप्रैल 1990 को सिडबी की क्या हुई? स्थापना की गई दोस्तों। कुछ और बात करते हैं। प्रमुख बोर्ड, ठीक है, क्या है प्रमुख बोर्ड और उनके मुख्यालय और कार्यालय की बात करेंगे। भारत का कॉफी बोर्ड कहां पर है? कौन सा? भारत का कॉफी बोर्ड, यह बेंगलुरु कर्नाटका में। भारत का कॉफी बोर्ड है दोस्तों, कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटका में, कॉफी वाला बोर्ड, ठीक है। रबर बोर्ड कहां पर है? कोट्टायम केरला में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। भारतीय मसाला बोर्ड है कोच्चि केरल में। मसाला कहां पर है? कोच्चि केरल में, याद रखना। कॉफी बोर्ड हो गया बेंगलोर कर्नाटका। भारतीय रबर बोर्ड हो गया कोट्टायम केरला। भारतीय तंबाकू बोर्ड हो गया गुंटूर आंध्र प्रदेश। भारतीय मसाला बोर्ड हो गया कोच्चि केरल। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड हो गया पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र हो गया पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जूट बोर्ड हो गया कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हो गया हैदराबाद तेलंगाना। कहां पर है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड? हैदराबाद तेलंगाना में दोस्तों। मत्स्य वाला और जूट कोलकाता वाला, अंगूर वाला पुणे में है और अंगूर प्रसंस्करण भी पुणे महाराष्ट्र में है। मसाला वाला याद रखना कोच्चि में। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यह नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की बात हो रही है, ठीक है। अब यह थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डेटा भी। प्रमुख अर्थशास्त्री उनकी पुस्तकें हैं, ये अर्थशास्त्री उनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पुस्तकें मिनिमम आती हैं आपके एग्जाम्स में, पुस्तकें आती ही आती हैं। चलो, ये है जेएम कीन्स। जेएम कीन्स याद रखना, इनकी बुक्स बताएंगे। इनकी पहली बुक्स है इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, याद रखना इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, 1913 में आई है। कौन सी है? जेएम कीन्स की पुस्तक है इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। देखो इतना ही पढ़ लो, इससे बाहर आए छोड़ देना, यहां से आ जाए तो हिट कर देना, ठीक है। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1913। द इकोनॉमी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस 1919 में, ये भी जेएम कीन्स की है। ये है ए इट ट्रीट्स ऑन प्रोबेबिलिटी, क्या है? ए ट्रीट्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ये 1922 में। ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म 1923 में। ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म। ए ट्रीट्स ऑफ मनी, ये 1930 में, ये याद रखना। ए ट्रीट्स ऑफ मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, इसको याद रखना। जेएम कीन्स की है ये। जेएम कीन्स की कौन सी है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी इंपोर्टेंट बुक है। एक है हाउ टू पे फॉर द वॉर 1940। हाउ टू पे फॉर द वॉर 1940। टू मेमोयर्स 1940। हाउ टू पे फॉर द वॉर 1940 में आई जेएम कीन्स की। और टू मेमोयर्स ये 1949 में आई, 1949 में। ये जेएम कीन्स की बुक है दोस्तों, याद रखना। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे एडम स्मिथ की बुक, इंपोर्टेंट है। एडम स्मिथ बहुत ही इंपोर्टेंट अर्थशास्त्री, इनकी याद रखना। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759 में आई, याद रखना। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। एक और बुक है इनकी एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ की है। एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में एडम स्मिथ की ये बुक थी। देखो याद रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आते हैं, अगर ये आते आए हैं तो इनको लगा देना, वरना छोड़ देना, क्योंकि ज्यादा माथापच्ची मारने का नीड है नहीं। कॉल मार्क्स देखते हैं, कार्ल मार्क्स की बुक। वेज लेबर वेजेज जो होते हैं WAGES वेजेज, तो वेज लेबर एंड कैपिटल आई 1847 में। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इंपोर्टेंट है, ये 1847 में कार्ल मार्क्स की बुक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ इन्होंने ये बुक लॉन्च की थी। एक और बुक है कार्ल मार्क्स की, एक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 की बुक है। वैल्यूज प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 की बुक है। दास कैपिटल सबसे इंपोर्टेंट बुक है कार्ल मार्क्स की, 1867 और 1894 तक 3 भागों में आई दोस्तों। अब आते हैं यहाँ से बुक है गुन्नार मेडल की बुक्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सो प्लीज इनको एक बार 2-3 बार इनको अगर आप देख लोगे
तो ये आपके माइंड में रही आएंगी दोस्तों, मिस नहीं होंगी। चलो कौन सी है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। तो गुन्नार मेडल की बुक है क्राइसिस क्राइसिस इन द पॉपुलेशन क्वेश्चन 1934 में, क्राइसिस इन द पॉपुलेशन क्वेश्चन, पॉपुलेशन ए प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेसी 1940 में आई, एन अमेरिकन डिलेमा द नीग्रो प्रॉब्लम एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी 1944, एन इंटरनेशनल इकोनॉमी प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स 1956 में आई, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स, ये याद रखना 1957 में। तो ये बुक इंपोर्टेंट है, कौन सी वाली, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स 1957। वैल्यू इन सोशल थ्योरी, ये भी इंपोर्टेंट है। एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल की आई बुक है, इंपोर्टेंट है 1968 में। वैल्यू इन सोशल थ्योरी 1958, ये भी याद रखना, गुन्नार मेडल। एशियन ड्रामा भी है, याद रखना। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी 1970, ये भी याद रखना। और अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये भी याद रखना। तो ये गुन्नार मेडल की जो बुक है सारी याद रखना। डेविड रिकार्डो, ये भी इंपोर्टेंट है, इनकी बुक्स आई हैं। तो डेविड रिकार्डो की बुक थी द हाई प्राइस ऑफ बुलियन 1810 में आई, ये भी इंपोर्टेंट। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में आई, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 की बुक है, इंपोर्टेंट है, सो प्लीज मिस मत करना। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है निकोलस कॉल्डर की बुक, इनकी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी है, निकोलस कॉल्डर याद रखना। यह स्पेकुलेशन एंड इकोनॉमी स्टेबिलिटी 1939 में, स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1967, द रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड साइक्लिक फ्लक्चुएशन 1954, ए मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1957, मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ 1958, इन्फ्लेशन एंड रिसेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी 1976, और ये याद रखना कैपिटलिज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये 1977 में, इकोनॉमिक विदाउट इक्विलिब्रियम 1985 की बुक है। ये सारी बुक्स याद रखना दोस्तों, निकोलस कॉल्डर की बुक है, सो प्लीज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं हिट्समैन पे। हिट्समैन क्या है, हिट्समैन, हिट्समैन की चर्चा करेंगे। क्या है हिट्समैन, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1958, एग्जिट वॉइस एंड लॉयल्टी, याद रखना, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट 1958, एग्जिट वॉइस एंड लॉयल्टी 1970, द पेंशन एंड द इंटरेस्ट, सॉरी पेंशन नहीं है पैसन, द पैसन एंड द इंटरेस्ट 1977। गॉट इट। अब अमृत सेन की जितनी बुक्स है ना, लिख लो, डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपोर्टेंट है। पॉवर्टी एंड फेमिन्स 1982 में, हंगर एंड पब्लिक एक्शन 1989 में, इनइक्वलिटी रीएग्जामिनेड 1992 में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी 1998, यह है रेशनैलिटी एंड फ्रीडम 2002 में, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन 2005 में, द आइडिया ऑफ जस्टिस 2010 में। ये अमृत सेन की बुकें इंपोर्टेंट है, याद रखना, एक बार और देख लेना। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, देखिए कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनकी चर्चा करेंगे। क्या है कोर इंडस्ट्रीज, 8 इंडस्ट्रीज है। नंबर 1 कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परिशोधन आता है, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, ये याद रखना 8। कोयला, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। प्रमुख समितियां और उनके आयोग की चर्चा करने वाले हैं। कौन सी है, ये है पहली समिति है दोस्तों, महालनोबिस समिति 1960 में आई, महालनोबिस समिति आई 1960 में। आय वितरण का आकलन, क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का आकलन किया इन्होंने, महालनोबिस समिति ने 1960 में आय वितरण का आकलन किया, आय वितरण का क्या किया, आकलन किया। खुसरो समिति की बात करेंगे 1989 में। ये खुसरो समिति दोस्तों 1989 में ये समितियां आती हैं, तो सारी समितियां याद रखना। तो महालनोबिस समिति किससे, 1960। आय वितरण का आकलन करना है, यह खुसरो समिति 1989। कृषि एवं ग्रामीण साख से है। दत्तीवाला समिति 1968 में आई, ये बेरोजगार अनुमान से, अनएम्प्लॉयमेंट। गोपायरिया समिति याद रखना 1990 से है, बैंकिंग सेवा सुधार से है ये। गोस्वामी समिति 1993 औद्योगिक रुग्णता से है। नर्सिंग समिति 1991 वित्तीय सुधार से है। तो नर्सिंग समिति किससे दोस्तों, ये है वित्तीय सुधार से, ठीक है, 1991 वित्तीय सुधार से है नर्सिंग। राजा चलैया समिति कब से दोस्तों, ये आई है आपकी 1991, 1991 ये कट गया है, 1991 में कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म से है। राजा चलैया समिति 1991 का याद रखना। जानकी रमन समिति 1992 में प्रतिभूति घोटाला से है। मल्होत्रा समिति 1993 में बीमा सुधार से है। भंडारी समिति 1994 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है भंडारी समिति, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, आबिद हुसैन समिति 1995 में लघु उद्योग से, ये याद रखना। मीरा सेठ समिति 1997 हथकरघा से, हथकरघा विकास। महाजन समिति 1997 में चीनी उद्योग से।
एस तारापुर समिति 1997 से है। रुपए की पूंजी खाते में, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनता इससे रिलेटेड है। एस तारापुर क्या है? रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में। गरीबी आकलन। सच्चर समिति 2005 में। मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार, पारिक समिति 2013 में। पेट्रोलियम उत्पाद की मूल्य प्रणाली, मालेगाम समिति 2018। बैंकिंग क्षेत्र में खराब लोन हेतु दोस्तों, ठीक है, एक बार और रिवाइज करता हूं जल्दी फास्ट। महालनोबिस समिति 1960 आय वितरण का आकलन। खुसरो 1989 कृषि एवं ग्रामीण साख। दत्तेवाला 1968 बेरोजगारी। गोलपोरिया समिति 1990 बैंकिंग सुधार, ठीक है। गोस्वामी 1993 औद्योगिक रोगड़ता। नरसिंह समिति 1991 वित्तीय सुधार। राजा चलैया 1991 कर सुधार। जानकी रमन 1992 प्रतिभूति घोटाला। मल्होत्रा समिति 1993 बीमा सुधार। भंडारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आरआरबी है, अब 26 आरआरबी हो गए दोस्तों, एक स्टेट एक आरआरबी ऐसा करके है। 1994 में आई थी। आबिद हुसैन समिति 95 में आई, लघु उद्योग। मीरा सेठ समिति 1997 में हथकरघा से। महाजन समिति 1997 चीनी उद्योग। एस तारापुर समिति 1997 रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनता। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में गरीबी आकलन। सच्चर समिति 2005 में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति में सुधार का मापन, ठीक है। पारिक समिति 2013 में पेट्रोलियम उत्पाद की मूल्य प्रणाली। मालेगाम समिति 2018 में बैंकिंग क्षेत्र में खराब लोन हेतु ये समितियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रेपो रेट पे। रेपो कर में वृद्धि करने पर क्या होता है? देखो आपने अगर रेपो रेट बढ़ाया, आप तो नहीं बढ़ा पाएंगे, ये बढ़ा पाएंगे बैंक वाले, आरबीआई वाले। आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, एमपीसी कहते हैं उसे, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। देखो ठीक है, क्या होती है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देयर आर 6 मेंबर्स, जहां 3 मेंबर होते हैं, एक आरबीआई मैनेजर होते हैं और आरबीआई के जो हेड है, और उसके बाद बाकी ये 3 मेंबर सरकार से होते हैं, 3 मेंबर उनके आरबीआई वाले होते हैं। तो रेपो रेट में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा, ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। रेपो रेट में वृद्धि के साथ क्या होने वाला है? तो जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में कमी आ जाएगी। मतलब जो आरबीआई है, अगर वो अपने रेपो रेट को बढ़ा देगा दोस्तों, क्या होगा? तो जो कॉमर्शियल बैंक हैं जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, लाभ, तो ये जो क्या होगा, इनके पास पूंजी की मात्रा में कमी हो जाएगी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ने से उनके पास पूंजी की मात्रा, कैपिटल में कमी आएगी। बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, जो बैंक लोन देते हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है, लिक्विडिटी जो घूम रही है, जो आपके हाथों में है, आपके डिजिटल अकाउंट में है, उसमें कमी आ जाएगी। समग्र मांग में, डिमांड में कमी आ जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, पैसे की कम होगी, तरलता कमी होगी ना, पैसा कम होगा मार्केट में, तो क्या होगा? डिमांड और सप्लाई पे चलता है। सप्लाई ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा? पैसे की मात्रा बढ़ेगी, कम होगी तो क्या होगा? मांग में कमी आ जाएगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी आएगी, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो रेपो रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो। इन्फ्लेशन आपको कंट्रोल करना है तो रेपो रेट बढ़ा दो भैया, बैंक रेट बढ़ा दो, ठीक है। रेपो रेट बढ़ा दो। रेपो दर में कमी करते हो तो क्या होगा? थोड़ा अलग तरीके का लेता हूं ना कलर। अगर आप कमी करते हो तो बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी, आपने कमी कर दी तो बैंक भर भर के लोन लेंगे, बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी, और आराम से लोन बांटेंगे, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, पैसे की लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मार्केट में लोग खर्चा करेंगे, जैसे दिवाली होली आ रही है। अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी, समग्र मांग, डिमांड में वृद्धि होगी, और वस्तुओं और ये क्या है? वस्तुओं और सेवा में क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी? और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी भैया, महंगाई बढ़ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। चलो बैंक दर, अब होती रेपो रेट, अब आते हैं बैंक रेट पे। बैंक दर में अगर वृद्धि का प्रभाव, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, गोला कर दिया, बहुत इंपोर्टेंट है। बैंक दर में वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बैंकों के पास दोस्तों, बैंकों के पास क्या होगा? बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में, अगर आपने बैंक रेट बढ़ा दिया ना, उसके वृद्धि से, बैंक रेट की वृद्धि से, इंक्रीमेंट से क्या होने वाला है? आप पूंजी की मात्रा में कमी आएगी, यानी बैंकों के पास पूंजी जो होगी ना, कैपिटल, उसमें कमी आएगी, क्योंकि बैंक रेट बढ़ गया है। बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कैपिटल में कमी हुई है, बैंक रेट बढ़ा देंगे ना, क्योंकि पैसा ही नहीं देने को, तो वो ज्यादा रेट पे देंगे। अर्थव्यवस्था में पैसे में कमी आएगी, तरलता में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था में दोस्तों तरलता में कमी आएगी, समग्र मांग में कमी। जब लिक्विडिटी में कम आ जाएगी ना, देखो मार्केट में पैसा कम है, लोगों के हाथों में पैसा कम है, तो जो डिमांड है ना, कमी हो जाएगी, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं। जब हाथों में पैसा ही नहीं होगा तो क्या खरीदेंगे? कार, गाड़ी, घोड़ा, ये सब खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। शॉपिंग करेंगे दिवाली की? नहीं करेंगे। जब उनके हाथ में पैसा आएगा भर भर के तो वो खरीदेंगे, तो मांग भी बढ़ेगी, समझ गए आप? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, समझ रहे हैं? जब वो मांग भी कम होगी, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो लोग क्या करेंगे? सस्ती चीजें भी बिकेंगे भैया, ले जाओ,
ले जाओ, कैसे भी करके ले जाओ, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। अब आते हैं बैंक दर में कमी का प्रभाव। अब यहाँ पे वृद्धि का प्रभाव दिखा, अगर बैंक रेट में कमी कर दी गई तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा भाई। पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी, बैंक दर ब्याज दरों में कमी कर देगा, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हो जाएगी, समग्र मांग यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी, और वस्तुओं की सेवा में जो कीमत है, वस्तुओं की सेवा और कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। समझ गए, समझ लो, ठीक है। अब आ जाओ रिवर्स रेपो रेट में। उसी के साथ में पहले यहां समझा दूं, सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 बैंक हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना, क्योंकि अब साथ साथ करते हुए चलूंगा। कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक का विलय हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो दे आर 12 बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में, प्राइवेट नहीं है कोई भी, याद रखना। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ बैंक। अब आता हूं अर्थव्यवस्था में विभिन्न कर्व और उनके आपसी संबंधी आते हैं ना कर्व, फिलिप्स कर्व दे देंगे, कुजनेट्स दे देंगे, लाफेर कर्व दे देंगे, कुछ भी दे देते हैं, इनका क्या है, ठीक है। तो देखो जो फिलिप्स कर्व है वो क्या करता है, मैं उसकी बात करता हूं। तो फिलिप्स जो कर्व है, फिलिप्स कर्व, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है मुझे आ नहीं रहा है, मतलब ये है कि मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं बार बार। फिलिप्स कर्व दोस्तों मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध है, मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, विपरीत संबंध है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्या होगा, बेरोजगारी घटेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति घटेगी, ऐसा समझो। मुद्रास्फीति, फिलिप्स कर्व आपकी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध को दर्शाता है। लाफेर कर्व की चर्चा करेंगे। कर दर जो टैक्स का रेट है और कर का जो रेवेन्यू है उसके बीच संबंध, यानी कि आपके टैक्स स्लैब्स क्या है, जैसे 12%, 15%, 5%, 25%, ऐसा, उसके और जो कर रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, कितना लोग उसमें पैसा दे रहे हैं, टैक्स में दे रहे हैं, उनके बीच में ये संबंध को दर्शाता है लॉफेर कर्व। कर की जो दर है, टैक्स रेट और टैक्स का रेवेन्यू, इनके बीच में। अब बात करेंगे लॉरेंज कर्व। आय वितरण में असमानता, आय वितरण में असमानता को दर्शाने वाला कर्व है लॉरेंज कर्व। याद रखना लॉरेंज कर्व क्या है, लॉरेंज कर्व आय वितरण यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता को दर्शाने वाला कर्व है। इनइक्वलिटी को दर्शाता है, आय वितरण में असमानता को दर्शाता है कौन सा, लॉरेंज कर्व। कुजनेट्स कर्व की बात करेंगे, आर्थिक विकास और आय असमानता को दर्शाता है। कुजनेट्स कर्व क्या है, आर्थिक विकास जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आय असमानता को दर्शाता है कुजनेट्स कर्व, समझ गए। लॉरेंज कर्व आय वितरण में असमानता को दर्शाता है, कुजनेट्स कर्व आर्थिक विकास और आय असमानता को दर्शाने वाला है। तो ये हो गए विभिन्न कर्व और उनके आपसी संबंध, समझ गए। फिलिप्स कर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध, लाफेर कर दर, कर की दर और कर राजस्व के बीच, और लॉरेंज आय वितरण में असमानता, और कुजनेट्स आर्थिक विकास और आय असमानता को दर्शाने वाला कर्व है, ठीक है, उसके बीच में संबंध। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप। रिवर्स रेपो रेट में तीव्र वृद्धि का प्रभाव। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया है तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उनकी पूंजी की मात्रा में कमी होगी। यहाँ उल्टा हो रहा है, रिवर्स रेपो दर में अगर तीव्र वृद्धि का प्रभाव देखने को है तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में कमी, बाजार में तरलता में कमी, यानी कि बाजार में पैसा कम होगा, ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी, समग्र मांग में कमी हो जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होगी, कमी हो जाएगी। रिवर्स रेपो दर को कम कर दिया जाए तो वाणिज्य बैंकों के पास पूंजी की मात्रा में वृद्धि, ब्याज दर में कमी, अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हो जाएगी, समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। ये चीजें समझने वाली है। अब आ जाओ, अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट का क्या है, सीआरआर में वृद्धि का प्रभाव, कैश रिजर्व रेशियो होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास, ये सीआरआर का मतलब क्या है समझो, जो वाणिज्यिक बैंक है, जो ऊपर बात करते हैं, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी वगैरह वगैरह, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी। मतलब आप सीआरआर में वृद्धि हो गई तो आप वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा अधिक उनको कैपिटल रखनी होगी अपनी, और उसके बाद बैंकों की साख सृजन में क्षमता में कमी होगी। जब वो ज्यादा पूंजी आरबीआई के पास पर रख देंगे तो उनके पास कम पूंजी बचेगी, तो कम पूंजी बचेगी तो अपनी क्रेडिट जो है उनकी सर्जन है, क्रेडिट को कैसे बनाएंगे, जो क्रेडिट साख है उनकी उसको कैसे बढ़ाएंगे, यानी कि लोगों में लोन कम दे पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, साख सृजन में कमी आएगी, ठीक है। ब्याज दर में वृद्धि करेंगे फिर, क्योंकि कम पैसा होगा तो उन्हें हाई रेट पे पैसा देना पड़ेगा, जो हाई रेट पे लेगा उसी को पैसा देंगे। साख की मांग में कमी होगी, जब बैंक रेट बड़ा होगा यानी कि ब्याज दर में वृद्धि होगी तो लोग बैंक से पैसा ही क्यों लेंगे, क्योंकि उनकी क्रेडिट की मांग में कमी आ जाएगी, साख जो है उनकी, जो पैसा दे रहे हैं बैंक, उनमें कमी आएगी, और कमी आएगी तो पैसा लोगों के पास पहुंचेगा नहीं, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा नहीं तो टोटल डिमांड में कमी आ जाएगी। लिंक अप है हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग आर लिंक अप्ड विच ईच अदर, तो याद रखो।
और वस्तु, अब जब समग्र मांग, डिमांड में कमी आ जाएगी, तो जब डिमांड ही नहीं रहेगी मार्केट में, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अपने आप कमी आ जाएगी, प्राइस नीचे आओ। तो ऐसा ही कर दो इस बार दिवाली पे, डिमांड खत्म कर दो, वस्तुओं और सेवाओं में कीमत कर दो, सरकार को पता चल जाए। सास अब आते हैं सीआरआर में कमी का प्रभाव। यार मैं तो मजे ले रहा हूँ, जो करना है करो आप, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपका अपना राइट है, डेमोक्रेटिक इंडिया। अब आते हैं सीआरआर में कमी का प्रभाव। वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की बच्चा कम पूंजी रखनी होगी। अब उल्टा है, अगर सीआरआर में कमी कर दिए तो जो कॉमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कॉमर्शियल, वो आरबीआई के पास कम पैसा रखेंगे, उनके पास पैसा ज्यादा होगा, साख सृजन की क्षमता को बढ़ाएंगे, ब्याज दर कम रेट पर देंगे तो ज्यादा लोग रहेंगे, साख की मांग में वृद्धि होगी, समग्र मांग में वृद्धि होगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, एक चीज दूसरे से लिंकअप है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। अब आ जाओ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, ही आता है क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, संकलन और जारीकर्ता की बात करेंगे, ठीक है। सीपीआई आर अपॉन यू, यानी कि इसको जारी करता है कौन, याद रखना, सीपीआई जो है रूरल और अर्बन वाला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल और अर्बन वाले को कर रहा है कौन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको कहते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लिख दूं सीएसओ, सी फॉर कैट, एस फॉर सन, ओ फॉर ओजोन लेयर, ठीक है। और ये है सीपीआई ऑल, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वाला, और ये है सीपीआई आरएल, जो इसको कौन करता है, लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो द्वारा, याद रखना, सीपीआई एएल को सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई आरएल को श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो आईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, यानी कि सीपीआई आईडब्ल्यू की बात करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर का है ये, आधार वर्ष इसका 2016 है। सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर का, औद्योगिक श्रमिकों के लिए है दोस्तों, 2016 इसका आधार वर्ष है। अब सीपीआई एएल की बात करेंगे, ये क्या है, एग्रीकल्चर, जो कौन है, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मजदूर हैं खेतिहर, उनका है, तो सीपीआई एएल की बात हो रही है, ठीक है। तो विभिन्न राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए आधार वर्ष है 1986 से 87, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ये है आईडब्ल्यू, मतलब ये होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, जो आधार वर्ष इसका 2016 है। ये है एग्रीकल्चर लेबर दोस्तों, खेतिहर मजदूरों का, ये 1986 टू 87 दोस्तों। ये है क्या, रूरल लिवलीहुड का, समझ रहे हैं, आधार वर्ष इसका भी 86-87 है। सीपीआई आर रूरल और अर्बन। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सीएसओ द्वारा, याद रखना। और ये होता है सीपीआई आईडब्ल्यू, इसको औद्योगिक श्रमिकों के लिए है, और ये श्रम ब्यूरो के द्वारा, लेबर ब्यूरो दोस्तों। अब और बात करते हैं मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन के प्रभाव, देख लो क्या है, फिर इस पर बात करेंगे एसएलआर में, ठीक है। पूरा यहाँ देखते हैं मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव। देखो ये वर्ग है, और ये मुद्रास्फीति से प्रभाव और मुद्रा संकुचन से प्रभाव, ये याद रखना। अगर उत्पादक वर्ग है, मुद्रास्फीति से क्या होगा, उसको कोई भी उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर है, जो यानी कि मैन्युफैक्चर कर रहा है एक तरीके से, उसको लाभ होगा। इन्फ्लेशन से क्या होगा, महंगाई से लाभ होगा, और मुद्रा संकुचन से उसको क्या होगा, हानि होगी, समझ रहे हैं। और उपभोक्ता को क्या होगा, महंगाई से हमेशा हानि होती है, और मुद्रा संकुचन से उपभोक्ता को लाभ होगा, अगर मुद्रा सिकुड़ रही है तो। ऋणी वर्ग है तो उसको लाभ होगा, इसको हानि होगी। ऋणदाता है तो उसको हानि होगी, इसको लाभ होगा, समझ रहे हैं। और ये क्या है, निर्यात है तो उससे कमी होगी, और इससे संकुचन में वृद्धि होगी, ये सारी चीजें हैं। अब बात करेंगे आयात है तो इससे वृद्धि होगी और इसमें कमी होने वाली है। सार्वजनिक बचत की बात करेंगे तो इसमें कमी होगी और इसमें वृद्धि होगी। सार्वजनिक व्यय की बात करेंगे तो इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी। स्थिर आय समूह की बात करें तो इसमें हानि और लाभ होने वाला है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट बताते हैं, समझ गए आप। तो ये वर्ग मुद्रास्फीति, उत्पादक है तो लाभ और हानि, मुद्रास्फीति में उसको लाभ होगा उत्पादक को, और मुद्रा संकुचन में उसको हानि होगी। उपभोक्ता है तो मुद्रास्फीति में लाभ हानि होने वाली है, और मुद्रा संकुचन में उसको लाभ। ऋणी वर्ग को मुद्रास्फीति से क्या होगा, लाभ होगा और इसमें हानि। ऋणदाता को हानि होगी, लाभ होगा। निर्याता को उसमें कमी और वृद्धि होगी। आयात वाले को वृद्धि और कमी होगी। सार्वजनिक बचत को कमी और वृद्धि होगी। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, कमी होने वाली है। स्थिर आय समूह की बात करेंगे तो इसमें हानि होने वाली है, इसमें लाभ। परिवर्तनशील आय समूह की बात करेंगे तो इसमें लाभ होगा, इसमें हानि होगी दोस्तों। गॉट इट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। और अगर ये व्यापारी वर्ग है तो इसको लाभ होगा, यहाँ हानि होगी। पेंशन भोगी वर्ग है तो इसको हानि होगी, यहाँ पे लाभ होगा। अब आते हैं दोस्तों वैधानिक संविदाता यानी कि वैधानिक सांविधिक तरलता अनुपात में एसएलआर। ये क्या होता है, ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर एसएलआर में वृद्धि का प्रभाव है तो जो वाणिज्यिक बैंक है अपने पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी उन्हें। जो वाणिज्यिक है, कमर्शियल बैंक है, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी, उनका क्रेडिट सृजन में कमी आएगी, उपभोग व्यय में गिरावट होगी, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी दोस्तों, और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आने वाली है। ये सब देख लेना। एसएलआर में कमी का प्रभाव, वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी,
बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, उपभोग व्यय में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि होगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होगी दोस्तों। ये एसएलआर में अगर कमी का प्रभाव दिख रहा है तो वाणिज्य बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी, अगर उसे एसएलआर में कमी का प्रभाव है तो। एक एक चीज याद रखना, ये आता है, समझ रहे आप। अगर वृद्धि है तो वाणिज्यिक बैंक अपने पास पहले की अपेक्षा ज्यादा पूंजी रखेंगी, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आएगी क्योंकि उन्हें अपने पास ज्यादा जो है कैपिटल स्टोर करनी पड़ेगी, उपभोग व्यय में गिरावट होगी, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो कमी होगी दोस्तों। उल्टा होगा प्रभाव में, वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी, बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, उपभोग व्यय में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि होगी दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं में कीमत में वृद्धि होगी। ये सब एसएलआर में कमी का प्रभाव है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। चलो अब आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 4 तत्व हैं विदेशी मुद्रा भंडार की, जो फॉरेन मनी एक्सचेंज है, सॉरी फॉरेन जो मनी स्टोरेज है वो है विदेशी मुद्रा भंडार। फॉरेन क्या होते हैं, इसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है। अब सबसे ज्यादा क्या विदेशी परिसंपत्तियां हैं, क्या है विदेशी परिसंपत्तियां, विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर स्वर्ण के भंडार हैं, गोल्ड के जो स्टोरेज है, और तीसरे नंबर पे आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच है हमारा, और नंबर 4 पे है विशेष आहरण अधिकार एसडीआर। ये 4 होती है। ठीक है। और एसडीआर में क्या आता है, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो विदेश मुद्रा भंडार में विदेशी परिसंपत्तियां, जो विदेशी कंपनियों के शेयर या डिबेंचर और बॉन्ड है, स्वर्ण भंडार हो गए, आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच हो गया, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर हो गया। 5 मुद्राएं, 5 मुद्राएं कौन सी हैं जो विशेष आहरण अधिकार पे हैं एसडीआर, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो की बात हो रही है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेमन की बात हो रही है। कौन सी, यूएसए यानी कि डॉलर हो गया, जापानी येन हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेमन भी होगी दोस्तों। ये 5 मुद्राएं हैं जो एसडीआर पे काम कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व बैंक की 5 संस्थाएं कौन कौन सी। नंबर 1 आईबीआरडी, क्या है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ क्या है रिस्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट है ये कुछ करके। ठीक है। आईबीआरडी यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, 1944 में स्थापित हुई। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ये 1960 में, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम 1956 में, और बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था मीगा 1966 में, और निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन जो 1988 आईसीएसआईडी है 1988 का दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। पहले इधर ये थोड़ा पहले ये देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालय। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए का न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का जेनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का जेनेवा में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का ब्रुसेल्स में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बर्लिन में है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहाँ है, बर्लिन में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का कहाँ है, एपेक का सिंगापुर में। विश्व आर्थिक मंच का कहाँ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति आईसीआरसी का कहाँ, जेनेवा में। डब्ल्यूएमओ का कहाँ, जेनेवा में। याद रखना दोस्तों एक बार फिर, यूएनओ का न्यूयॉर्क, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनिप्पा न्यूयॉर्क में, डब्ल्यूएचओ जेनेवा में, आईएलओ जेनेवा में। आईएलओ से आया क्वेश्चन आरओ में। नाटो ब्रुसेल्स में, ठीक है, कहां पे, ब्रुसेल्स। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन जर्मनी में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कहां पर, सिंगापुर में। विश्व आर्थिक मंच कहां पर, जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है कहां पर, जेनेवा में। और डब्ल्यूएमओ कहां पर है, जेनेवा में दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो डब्ल्यूएमओ जेनेवा में हो गया। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या हो सकता है। डब्ल्यूएमओ जेनेवा में, ये विपो का भी जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ का जेनेवा में। और यूनेस्को का कहां है, फ्रांस पेरिस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में। एफओए का रोम में, याद रखना। आईएलओ का जेनेवा में, ये आईएलओ ये आया हुआ है। और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहां है, ये वियना में। कहां पर है, वियना में दोस्तों, ऑस्ट्रिया वियना में। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में। और आईएफएडी इसका रोम। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि का है रोम में दोस्तों, रोम। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या बात होगी, योजना कार्यक्रम उसके प्रारंभ वर्ष। याद रखना, योजना कार्यक्रम और उसके प्रारंभ वर्ष क्या है, सघन जिला कृषि कार्यक्रम दोस्तों। सघन जिला कृषि कार्यक्रम 1960 से 61 का है, 1960 से 61। हरित क्रांति दोस्तों, हरित क्रांति 1966 से 67। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1969 1969। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972 से 73। ठीक है, क्या भाई, ये त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972 से 73।
कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 से 75, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, मत्स्य विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में। समझ रहे हैं आप, सारी चीजें याद रखना दोस्तों। एक बार फिर से मैं करा देता हूँ, रुको 1 मिनट। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में हुआ, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम योजना 1975, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1972 से 73 में, काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये 77-78 में आया, अंत्योदय कार्यक्रम ये भी 1977 से 78 में, ट्राइसेम 1979 में, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में आया। समन्वित वाला दोस्तों कब आया? ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में आया। गॉट इट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 में, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में, कापाट की बात करें 1986 में, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 1986 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब है? 1988 में। समझ गया आप। नेहरू रोजगार योजना 1989, जवाहर रोजगार योजना 1989, रोजगार आश्वासन योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना बताओ जल्दी। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना है 1995। ठीक है, कब है? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1995। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आ जाओ, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम याद रखना 1995 में, वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995 में, यह स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना दोस्तों कंप्लीट हुई है। इनको मिस मत करना प्लीज, मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ और योजना देखते हैं। देखो अन्नपूर्णा योजना दोस्तों, ये 1999 में चालू हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में ऊपर बताया था। जन श्री बीमा योजना 2000 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, अंत्योदय योजना 2000 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, याद रखना संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, खाद्यान्न बैंक योजना 2001 में, महिला स्वयं सिद्धि योजना 2001 में, निर्मल भारत अभियान 2002 में। समझ रहे हैं? अब इधर देख लेते हैं कुछ, इनको बाद में देखेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों ये 10 ईयर कंप्लीट कर चुकी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में, स्किल इंडिया मिशन 2015 क्रोनोलॉजी में लगाने को ये सारी आती हैं, सो मिस मत करना। मेक इन इंडिया 2014 में, नमामि गंगे 2014 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोगी जयंती 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, पीएम मुद्रा योजना 2015 में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में, जन धन योजना 2014 में, फेम इंडिया 2015 में। ये सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी चर्चा हम बार बार बखूबी कर रहे हैं आपके लिए। इधर आ जाओ। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का उपलब्धता कार्यक्रम पूरा हुआ, जिसे कहते हैं पूरा 2003 में। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में, मनरेगा 2006 में, भारत निर्माण योजना 2005 में, आम आदमी बीमा योजना 2007 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में, सबला योजना 2010 में, स्वावलंबन 2010 में, महिला कृषक सशक्तिकरण योजना 2010 से 11 में, महिला कृषक सशक्तिकरण योजना 2010 से 11 में। अब इधर आ जाओ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोस्तों 2015 में, ये भी 10 साल कंप्लीट कर चुकी है। जो योजना 2015 में आई है वो अब 2025 में 10 साल कंप्लीट हो गए। इनको एक बारी जरूर देख के जाइएगा प्लीज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में दोस्तों, फसल वाला। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, पीएम किसान योजना 2018 में, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में, आयुष्मान भारत मिशन 2018 में, अटल भूजल योजना 2019 में, स्वामित्व योजना 2020 में, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 में। समझ रहे हैं आप? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 2020 में, पीएम आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में, पीएम गति शक्ति योजना 2021 में, पीएम पोषण योजना 2021 में, हर घर जल योजना जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 और नेशनल हाइड्रोजन मिशन बताइए 2023 में दोस्तों, 2023 में। ठीक है, 2023 में है, इसकी चर्चा करने वाले हैं 2023 में। गॉट इट। देखिए ये 2021 है, 23 नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है। 2023 नहीं है, 21 है, इसको हटा दो। अग्निपथ 2022 में, अग्निपथ योजना 2022 में। ठीक है, अब आ जाओ उधर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोस्तों 2011। इनको 2-3 बार ना देख लोगे ना तो आपके दिमाग में सारी योजनाएं घर कर जाएंगी। ठीक है, 2-3 टाइम्स इसको मल्टीपल रिवीजन मारोगे तो। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में हुआ है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 से 10 में, महिला किसान सशक्तिकरण योजना 2010 से 11 में, स्मार्ट सिटी मिशन योजना, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, उज्ज्वला योजना 2016, स्टैंड अप इंडिया 2016, स्टार्टअप इंडिया 2016, डिजिटल इंडिया मिशन 10 साल कंप्लीट 2015 में, अमृत मिशन 2015 में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में। ये 10 ईयर कंप्लीट कर चुकी है योजना दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मिस मत करना। लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए जिससे हमें थोड़ा आपका मोरल सपोर्ट मिले। यार इतना तो प्लीज कर ही सकते हो। ठीक है, इंडिया है, आपस में सपोर्ट नहीं करोगे एक दूसरे को तो कैसे बात बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार और आते हैं, इकोनॉमी खत्म हो गया, अब आ गए हम सेंसस पे। कुल जनसंख्या 121 करोड़, पुरुष कितने 51.47%, महिलाएं कितनी है 48.53%। याद रखना, पुरुष है 51.47%, महिलाएं 48.53%। ग्रामीण जनसंख्या 68.9% और शहरी है 31.1%। 10 की वृद्धि दर की बात करें, भारत में 17.7%, वहीं ग्रामीण यानी कि रूरल में 12.3 और नगरीय में 31.8। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, कितनी 27.2। सर्वाधिक ग्रामीण का मतलब ये है कि 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, ये 10 की वृद्धि दर है, तो सर्वाधिक ग्रामीण वृद्धि दर मेघालय में हुई है 27.2 और नगरीय वाली दमनदी में 218.8। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें, उत्तर प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, बिहार 3 और पश्चिम बंगाल 4 और आंध्र प्रदेश 5वें पे। याद रखना, ये पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश को हटाकर, तो महाराष्ट्र 1 हो गया, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश हटा दिया गया, तो महाराष्ट्र 1, बिहार 2, पश्चिम बंगाल 3, आंध्र प्रदेश 4। केंद्र प्रदेश में यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे तो दिल्ली और पुडुचेरी और चंडीगढ़, सबसे ज्यादा दिल्ली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम सिक्किम में, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम केंद्र प्रदेश केंद्र शासित में यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप, फिर दमन दीव और दादरा नगर हवेली में। ठीक है, अब आ जाओ इधर न्यूनतम साक्षरता वाला इलाका देखते हैं क्या है हिसाब किताब। न्यूनतम साक्षरता में बिहार में सबसे कम साक्षरता है, यानी कि जो लिटरेसी है बिहार में है 61.8%। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में कितनी 65.4%। उसके बाद राजस्थान में 66.1%, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। यानी कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल, उसके बाद मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल, मिजोरम, एज इट इज, गोवा, त्रिपुरा, चारों एक ही है। उसके बाद नागालैंड, यहाँ पर हिमाचल है, यहाँ नागालैंड है। महिला सबसे ज्यादा नागालैंड में साक्षर है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार सब चीज में नंबर 1 पे है और राजस्थान भी, झारखंड भी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो न्यूनतम महिला साक्षरता में ये 1, 2, 3, 4 नंबर है। नेक्स्ट बात करेंगे जरा जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहां पर, मेघालय में हुई, फिर मेघालय में 27.9%, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार और मणिपुर। कहां पर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, दादरा एवं नगर हवेली 55.9% और दमन दीव और पुडुचेरी है दोस्तों। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश में। नागालैंड में माइनस है 0.6%, याद रखना। फिर केरल है, नागालैंड के बाद केरल हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। केंद्र प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित की, तो यह लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो यह बिहार में, सर्वाधिक जनघनत्व है बिहार में 1106। फिर है वेस्ट बंगाल में, यहाँ से क्वेश्चन आता है 1028। फिर है केरल में 860, फिर है उत्तर प्रदेश में, चौथे नंबर पर है यूपी। तो सबसे ज्यादा बिहार में है दोस्तों 1106, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा में इससे कम है 819 या 9 के आसपास है। न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 लोग रहते हैं टोटल ये पर किलोमीटर एरिया में। फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, यानी कि अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनघनत्व वाला इलाका देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। याद रखना, तो सर्वाधिक यूनियन टेरिटरी में दिल्ली 11,320 लोग रहते हैं पर किलोमीटर में। फिर चंडीगढ़ 9,258, फिर पुडुचेरी। याद रखना, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। बीच में वो दे देते हैं दमन दीव और ये सब नहीं, डीसीपी, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में 1084। याद रखना, केरल में 1084, तमिलनाडु 996, आंध्रा 994, यानी कि ये है कटा, केटीए, कटप्पा कर लो ऐसे करके। छत्तीसगढ़ में 991। ठीक है, फिर मेघालय में 989। ये आपका 5 न्यूनतम लिंगानुपात। ये भी बता देता हूँ, ये मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, चलो मिटा दूं, सॉरी। अब न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में कितना है 879, 8079। जम्मू कश्मीर में कितना है, जम्मू कश्मीर उसके बाद हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में है 10 अंक बढ़ा हुआ 8079 से 889। फिर है सिक्किम में 890, फिर है पंजाब में 895, फिर यूपी में 912। याद रखना यूपी का। अब सर्वाधिक लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में, तो यह पुडुचेरी में कितना 1084। फिर है लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार में। तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान, पीएलए ऐसे याद करो, चीन की आर्मी है इसलिए चीन की आर्मी हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। पुडुचेरी 1084, लक्षद्वीप और अंडमान। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा
और पंजाब मिटा दूं इनको थोड़ा सा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में बात करेंगे शिशुओं में हरियाणा नंबर 1, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये पी है पंजाब जम्मू कश्मीर। उसके बाद दोस्तों राजस्थान और गुजरात, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता मैंने पहले बात की है, सबसे ज्यादा केरल में 94, फिर मिजोरम, केरल के बाद मिजोरम ऐसे 91.3 है, फिर है गोवा कितना 88.7, उसके बाद है त्रिपुरा यानी KMTG त्रिपुरा, KM है GT हो गया, ठीक है, कलकत्ता, उसके बाद MGT हो गया, T मतलब 87.2, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया क्या 82.8%। यहाँ हो गई ये इंपोर्टेंट आपका डेटा फैक्टर किसके लिए, जो आपके सेंसस के लिए बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, बात करने वाला हूँ गाइस। उत्तर प्रदेश में चालू एक्सप्रेस वे 5 चालू हैं जिनकी इंपोर्टेंस है और कहाँ कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन आ सकता है और आप हवा में तीर मारते रह जाओगे। चलो यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, उसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर, याद रखना यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से, नोएडा से आगरा, इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, 164 दे देगा या 156 दे देगा, कंफ्यूज कर देगा। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, इसको संबंधित जिले हैं 4, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, याद रखना। दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, लंबाई है 302 किलोमीटर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ, टोटल जिले हैं 10। टोटल जिले पूछ लेगा, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जाएंगे, आप चढ़ गए आगरा से 302 किलोमीटर जाएंगे, 10 जिले कवर करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लंबाई है 340, सबसे बड़ा यही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, नहीं गंगा एक्सप्रेस वे बड़ा नहीं है भैया, लेकिन कोई बात नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लंबाई है 340 किलोमीटर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर, कौन सा अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, 9 जिले, ठीक है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340 किलोमीटर है, टोटल 9 जिलों से गुजरता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर है, पूर्वांचल 340, यमुना 165, ठीक है, 10 9 जिले हो गए। अब आते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई है 296 किलोमीटर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, जालौन व औरैया, कौन से 5 जिले हैं, चित्रकूट, C4 चित्रकूट, B4 बांदा, M4 महोबा, J4 जालौन, O4 औरैया, CABMG ऐसे करके याद कर लो, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ कई बार। तो ये हो गए 5 जिले, चित्रकूट, बांदा, महुआ, जालौन व औरैया, 5 जिले हैं दोस्तों। ये कौन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर, ठीक है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर, ठीक है। कौन कौन से जिले, गोरखपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर और अम्बेडकर नगर और संत कबीरनगर, 4 जिले। तो ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है इसमें 91 किलोमीटर है इसकी लंबाई और जिले हैं 4, गोरखपुर से जाओगे आजमगढ़, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत कबीरनगर, 4 जिले हैं। ये उत्तर प्रदेश के इंपोर्टेंट जिले हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन एक्सप्रेस कौन सा है, एक एक्सप्रेस वे है, ये चालू एक्सप्रेस है, ये निर्माणाधीन है, तो गंगा एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है, लेकिन वो सबसे लंबा है 594। लेकिन जो चालू है उनमें सबसे लंबा कौन है, नंबर 1 पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, नंबर 2 आगरा लखनऊ 302, नंबर 3 396 बुंदेलखंड। तो पूर्वांचल, फिर आगरा लखनऊ, फिर बुंदेलखंड, फिर यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेस वे दोस्तों 594 किलोमीटर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज 12 जिलों से गुजरता है। 12 जिले 12 जिले से जो गुजरता है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश की जनगणना, चलो इसको अभी देख लेते हैं, लगे हाथ। उत्तर प्रदेश जनगणना पे बात करेंगे, क्या है, जनसंख्या वृद्धि है इसकी दोस्तों 20.23, जनगणना है 829, यूपी की बात कर रहा हूं, नगरीकरण है 22.3%, लिंगानुपात है 912, साक्षरता दर है कितनी है 67.7, कितना 67.7% और पुरुषों में 77.3 और महिलाओं में कितनी है सब 57.2, 57.2%। ग्रामीण में है 65.5%, शहरी में है 75.1%। ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता है, पुरुषों में 77 है और ग्रामीण में 65 है, स्त्रियों में 57 है 57.2 और शहरी में 75.1। अनुसूचित जाति SC की बात करेंगे तो 20.7% और अनुसूचित जनजाति है 0.6%। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो प्रयागराज में, इलाहाबाद जो प्रयागराज है, फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर उसके बाद गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ और लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती और ललितपुर, कौन सा महुआ में सबसे कम, फिर चित्रकूट में, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर में है दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में देखी गई, गाजियाबाद में, श्रावस्ती में, बहराइच और बलरामपुर में। न्यूनतम 10 की वृद्धि कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया में देखी गई। सर्वाधिक जनघनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व है गाजियाबाद में, फिर है वाराणसी में, फिर लखनऊ में, याद रखना, फिर संत रविदास नगर में, फिर कानपुर नगर में।
समझ रहे हैं? कौन सा? कानपुर नगर में। तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, इनमें सर्वाधिक जनघनत्व है। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो क्या है? न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर में है दोस्तों, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। याद रखना इसको, ठीक है? सब मिटा देता हूँ। अब आ जाओ नीचे, ठीक है? नीचे आ जाओ, क्या है ये? सर्वाधिक साक्षरता होगी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। तो न्यूनतम किसमें? श्रावस्ती में, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर, ऐसे करके, ठीक है? और सर्वाधिक लिंगानुपात है जौनपुर में, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका कहाँ है? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। याद रखना। अब आ जाओ इधर, ठीक है? क्या है यह? न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में, हमीरपुर, बागपत में, फिर कानपुर नगर और बांदा, मथुरा में है। ये याद रखना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में, फिर आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर में। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता श्रावस्ती में, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ में। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों, कहां पर है ये? एक मिनट। सर्वाधिक अनुसूचित जातियां मिलेंगी आपको, कलर चेंज करते हैं। सीतापुर में सबसे ज्यादा है, फिर प्रयागराज में। एससी की जनसंख्या सर्वाधिक है एससी सीतापुर में, उसके बाद प्रयागराज में, फिर हरदोई में, फिर आजमगढ़ में, फिर लखीमपुर खीरी में। न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे कम बागपत, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता ये बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, वाराणसी में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति दोस्तों वो सबसे ज्यादा पाई जाती है सोनभद्र में, फिर है बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। याद रखना। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं दोस्तों। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया यहाँ चर्चा करते हैं 1 जिला 1 उत्पाद की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुई थी ये योजना। अब क्या है, यहाँ से मैच करने को आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। पिछली बार नहीं आया, इस बार आने वाला है। चलो, अमरोहा जो है वहां से वाद्य यंत्र और ढोलक एवं रेडीमेड गारमेंट्स की बात हो रही है। वाद्य यंत्र, ढोलक एवं रेडीमेड गारमेंट्स अमरोहा। अमेठी की बात करें तो मूज उत्पाद की बात हो रही है। अलीगढ़ की बात करें तो ताले एवं हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है। अलीगढ़ में ताले व हार्डवेयर एवं मेटल हैंडीक्राफ्ट। अम्बेडकर नगर की बात करें तो वस्त्र उत्पाद। अमेठी में मूज उत्पाद है, ये याद रखना, पूछा गया पिछली प्रीवियस ईयर में, ठीक है? अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद। आगरा में चमड़ा उत्पाद व स्टोन या मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प से उत्पाद। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी या काली मिट्टी कलाकृति। इटावा में वस्त्र उद्योग है या सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई है। प्रयागराज में भी मूज उत्पाद। अच्छा, 2 जगह हो गए, एक तो यहाँ हो गए अमेठी में और इधर हो गए प्रयागराज में मूज उत्पाद। उन्नाव में बात करें तो जरी जरदोजी व चर्म उत्पाद हो गए। एटा में घुंघरू, घंटी व पीतल उत्पाद हो गए। एटा में क्या? घुंघरू हो गया, घंटी व पीतल उत्पाद। बागपत में हो गए घरेलू सजावटी सामान। बागपत इंपोर्टेंट है, क्या हो गए? घरेलू सजावटी सामान हो गए। बाराबंकी में हो गए कपड़ा उत्पाद। बांदा में हो गए सदर पत्थर शिल्प। बिजनौर में हो गए कांच शिल्प या वुड क्राफ्ट। बुलंदशहर में हो गए चीनी मिट्टी के बर्तन या सिरेमिक उत्पाद। मऊ में हो गए वस्त्र उत्पाद। मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण यानी कि सैनिटरी फिटिंग, ठाकुर जी की पोशाक और श्रृंगार मूर्ति या कंठी माला। महाराजगंज में फर्नीचर। कन्नौज में इत्र हो गए। कानपुर देहात की बात करें तो एल्युमिनियम के बर्तन हो गए, ठीक है गाइस? कानपुर देहात में क्या हो गए? एल्युमिनियम के बर्तन। और यहाँ में दुग्ध प्रसंस्करण या देसी घी हो गया। बस्ती में कांच शिल्प या वुडक्राफ्ट या सिरका उत्पाद हो गए। बहराइच में हो गए गेहूं, डंठल, हस्तशिल्प व खाद्य प्रसंस्करण। तो बहराइच में क्या? गेहूं, डंठल, हस्तशिल्प व खाद्य प्रसंस्करण हो गया। और वहीं कानपुर नगर में चमड़े के उत्पाद। कासगंज में हो गई जरी जरदोजी और कुशीनगर में हो गई केले के रेशे से बने उत्पाद कुशीनगर में। तो ये हो गए 1D 1P यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, ठीक है? 1 प्रोडक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। कौशाम्बी में दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण यानी कि केला। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग उत्पाद। गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग। गोरखपुर में टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण यानी कि दाल। गौतम बुद्ध नगर में सिले सिलाई वस्त्र या रेडी गारमेंट्स की बात होगी। अब आ जाओ उधर। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने। चंदौली में जरी जरदोजी व काला चावल। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला। जौनपुर में ऊनी कालीन या दरी। झांसी में सॉफ्ट टॉयज। देवरिया में सजावटी उत्पाद, कढ़ाई सिलाई व रेडीमेड उत्पाद हो गए। वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ी हो गई।
शामली में लोह कला हो गया, शामली में कौन है, लोह कला। शाहजहांपुर में हो गया जरी जरदोजी। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प। संभल में सींग एवं अस्थि उत्पादन की हॉर्न बोन। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी होगी सहारनपुर में, ठीक है। सिद्धार्थनगर में क्या हो गया, खाद्य प्रसंस्करण यानी काला नमक चावल। सीतापुर में दरी। सुल्तानपुर में मूज उत्पाद। सोनभद्र में कालीन। संत कबीर नगर में हो गया दोस्तों पीतल के बर्तन, इसे बोलते हैं ब्रॉसवेयर। भदोई में हो गया कालीन या दरी। नेक्स्ट बात करें क्या है, पीलीभीत में बांसुरी व लकड़ी के उत्पाद। हमीरपुर में जूते। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण या आंवला। हरदोई में हथकरघा हैंडलूम। फतेहपुर में बेडशीट व आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। हाथरस में हींग। फरुखाबाद में वस्त्र छपाई व जरी जरदोजी। कहां पर, वस्त्र छपाई व जरी जरदोजी हो गए। हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान या होम फर्निशिंग हो गए। फिरोजाबाद में कांच उत्पाद। अयोध्या में गुड़ हो गया। बदायूं में जरी जरदोजी। बरेली में जरी जरदोजी बांस उत्पाद व सोनारी उद्योग। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल। बलिया में बिंदी टुकली उत्पाद। महुआ में गौरा पत्थर शिल्प। मिर्जापुर में कालीन व मेटल उद्योग हो गया। कहां पर, मिर्जापुर में हो गया कालीन व मेटल उद्योग। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, मुजफ्फरनगर में दोस्तों गुड़ हो गया। मुरादाबाद में हो गया धातु शिल्प। मुरादाबाद में क्या हो गया, धातु शिल्प। मेरठ में खेल का सामान। मैनपुरी में तारकसी कला। रामपुर में हो गया पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क या जरी पैच व मैथा। रायबरेली में कांच शिल्प या वुडक्राफ्ट। लखनऊ में चिकनकारी व जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प। ललितपुर में हो गया जरी सिल्क साड़ी, स्कूल ड्रेस व हौजरी दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये है आपका उत्तर प्रदेश में जनजाति, इस पर चर्चा करेंगे। क्या है उत्तर प्रदेश में जनजातियां, इन पर चर्चा करने वाले अपन। गोंड समूह सबसे बड़ा समूह है। गोंड में धुरिया है, गोंड है, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड। ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतनगर और कुशीनगर, चंदौली, भदोई में पाए जाते हैं। खरवार समूह की बात करें देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। सहरिया की बात करें ललितपुर। परैया की बात करें सोनभद्र। बैगा की बात करें सोनभद्र। याद रखना दोस्तों, सहरिया ललितपुर में पाई जाती है, परैया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में। ज्यादातर जो ट्राइब्स है ना वो सोनभद्र में पाई जाती हैं, समझ गए आप। पंखा या पनका सोनभद्र मिर्जापुर में, याद रखना इसको। कौन सी है, पंखा या पनका सोनभद्र मिर्जापुर में। अमरिया सोनभद्र में। पटारी सोनभद्र में। चेरो या भुइया ये सोनभद्र या वाराणसी में, तो भुइया सोनभद्र में है। थारू गोरखपुरा, बलरामपुरा, तराई क्षेत्र में। बुक्सा है बोक्सा बिजनौर में, और माहीगीर बिजनौर में। ये मैचिंग में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो सबसे जरूरी यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इंपॉर्टेंट डेटा है बहुत ज्यादा जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है 12 अक्टूबर के लिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक भेज दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक गाइस।